सारी सरकारें बुरी तरीके से पीछे लगी हैं जीतने के लिए। बीएमसी में आखिर क्या सोना गड़ा हुआ है? सोना नहीं गड़ा हुआ है यहाँ पे बजट बहुत बड़ा है। बीएमसी का जो एनुअल बजट रहता है वो 75,000 करोड़ का बजट था। 75,000 करोड़ तो शायद किसी स्टेट का भी बजट मुश्किल से होता है। ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ खर्चा हुआ है एक कोस्टल रोड बनाने में। इट्स अ फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका कम्यूट जो है साउथ मुंबई में बहुत ही सीमलेस हो चुका है। भीड़ कम नहीं हुई है। जो आम जनता है वो तो ये सोचती है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि उनके जेब में ज्यादा पैसा आ जाए। ऐसे नहीं कि करप्शन नहीं होता है। इट्स नॉट समथिंग दैट एनीबडी कैन डिनाई टुडे। 15 दिन में आपको 2-3 न्यूज मिलेगी ही। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप डिसाइड करो। आपका रिप्रेजेंटेटिव राइट होना चाहिए। आप उनको वी इलेक्ट समवन, लोकल नेता भी बोलते हैं, वो भी 2-3 इश्यूज बोलते हैं। धर्म, भाषा, सिविक मुद्दे छोड़ के लोग इस मुद्दों पे ही वोट भी मांगते हैं और देते भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो नो ना कि किसको कहाँ पे खड़ा करना है। उनको भी पता है कि कौन हमें जिता के ला सकता है सीट। जैसे कि अगर हम गोवंडी या मानखुर की बात करें तो वहाँ से माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही कोई तो इलेक्ट होके आएगा। जो वोटिंग करने जाते हैं लोग, वो लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते। मैं और आपकी शायद से विचार बहुत अच्छे हो कि हमें हॉकर फ्री मुंबई चाहिए, हमें पॉटहोल्स नहीं चाहिए रोड पे, लेकिन हम जाके अगर वोट ही ना करें तो हम किस बात पे लोगों से आर्ग्यू कर सकते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही या तो करप्ट है या तो आलसी है। तो अब अगर वो ही सही काम नहीं कर रहा है तो वो कंप्लेन कहाँ की जाए? तो फिर यू हैव नो ऑप्शन बट आपके घर के सामने की जो खुदी हुई रोड है या पॉटहोल्स है या ड्रेनेज की समस्या है, बदबू की समस्या है, आपके पानी नहीं आना घर पे या इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, ये सारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? जानिए आज इस पूरे पॉडकास्ट में। एंड तक बने रहिए। अनडिज़ाइन में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आम आदमी के सारे मुद्दे जो हैं वो उठाएं और उसे सिंप्लीफाई करके समझाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिविक एम्यूनिटीज़ के ऊपर, कैसे आप उसे यूज़ करें और कैसे उसको सही करने में हेल्प करें। आज की हमारी गेस्ट हैं ऋचा पिंटो जी, जो कि असिस्टेंट एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऋचा, सब लोग बीएमसी इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो आखिर इसमें क्या है कि कोई सारी सरकारें बुरी तरीके से पीछे लगी हैं कि जीतने के लिए, तो बीएमसी में आखिर क्या सोना गड़ा हुआ है? सोना नहीं गड़ा हुआ है यहाँ पे बजट बहुत बड़ा है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। सिंपली डाला जाए तो हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं बीएमसी एंड टीएमसी या एनएमएमसी का। बीएमसी का जो एनुअल बजट रहता है, जो हर साल फरवरी में प्रेजेंट होता है, वो 75,000 करोड़ का बजट था 2025 में। एंड टीएमसी जो थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या केडीएमसी कल्याण डोंबिवली या नवी मुंबई देखा जाए तो दीज आर ये कॉरपोरेशंस का बजट बहुत छोटा रहता है। फॉर इंस्टेंस आई थिंक टीएमसी का 5,600 करोड़ था लास्ट ईयर। ऑल्सो मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इस देश का। यहाँ पे आपको बिलियनर्स से लेके पावरफुल पॉलिटिशियंस, सब कुछ, सब बॉलीवुड, सब कुछ दिखाई देगा। इट इज़ लाइक वन इन ऑल। तो इसलिए आई थिंक वो एक ये है दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी उनको इंश्योर करना है कि उनकी ही सरकार आए। देयर एवरीथिंग हियर इन बॉम्बे यहाँ पे लार्जर देन लाइफ है। लेकिन 75,000 करोड़ और कंपेयर टू कहाँ पे 5-6 हज़ार करोड़, इतना बड़ा स्केल यहाँ कैसे पे है? तो 5-6 हज़ार करोड़ के तो रोड के काम होते हैं। तो अगर आप ये जो हमने जो रिसेंटली रोड कॉन्क्रीटाइजेशन की बात हो रही है, सब बात कर रहे हैं, मुंबई के सारे रोड्स कॉन्क्रीटाइज करने वाले हैं, तो वही प्रोजेक्ट आई थिंक कुछ 12,000 करोड़ का है। तो आप बोल रहे हो ये प्रॉब्ली डबल है जो बजट, पूरी की पूरी बजट की बात कर रहे हैं हम दूसरे कॉर्पोरेशंस की जो 5,600 करोड़ के हैं, और यहाँ पे सिर्फ रोड के काम उतने के हो रहे हैं। तो आप स्केल समझ रहे हो ना कामों का। यहाँ पे स्केल में इतना समझ रहा हूँ कि 75,000 करोड़ तो शायद किसी स्टेट का भी बजट मुश्किल से होता है। स्मॉल स्टेट्स का भी बजट उतना नहीं होता। या आपको एक और कंपैरिजन दे दूं, ये आप कोस्टल रोड जो हम बात कर रहे हैं, आपको पता है उसका क्या कॉस्ट था? ये पूरा कोस्टल रोड बनाने में कितना खर्चा आया है? रफली कम ऑन गेस 25,000 करोड़। चलो मैं ज्यादा गेस करता हूँ। 13 एंड ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ खर्चा हुआ है एक कोस्टल रोड बनाने में। इट्स अ फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आपका कम्यूट जो है साउथ मुंबई में बहुत ही सीमलेस हो चुका है उसकी वजह से। लेकिन भीड़ कम नहीं हुई है। क्योंकि आपको ये समझना है वो कार ओनिंग पॉपुलेशन के लिए है। भीड़ कम नहीं हो सकती। भीड़
हम अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन कोई रेलवे नहीं जाता है उसके ऊपर से, कोई मेट्रो नहीं जाती उसके ऊपर से। सिर्फ कार तो चलती जो एफ्लुएंट है, जो कार्स में जा सकते हैं या कोई एक उबर अफोर्ड कर सकता है, वो वहां पे जा लेकिन सकता ऋचा, है। बट अभी- एक मिनट, हाँ, या जस्ट टू बोलिए, ऐड, हाँ, जस्ट टू हाँ, ऐड, चलो। मैं कल ही किसी का तो ट्वीट पढ़ रही थी, उसने बोला मैं 10 मिनट से मरीन लाइन्स टू बैंड्रा पहुंच गया, लेकिन बैंड्रा से बैंड्रा पहुंचने में मुझे 30 बराबर, मिनट ईस्ट से लगे। वेस्ट में पहुंचने के लिए उतना टाइम लग जाता है, वही तो मैं बोलने बात वाला ये था। है कि हम एक बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक ट्रैफिक सिग्नल से दूसरे ट्रैफिक सिग्नल कंजेशन कहीं और जा रहा है। हाँ, कहीं और मतलब जा अभी बांद्रा से अंधेरी आने को तो उतना ही टाइम लगने वाला है। बराबर। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोस्टल रोड की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक एक फैंटास्टिक पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी वहाँ से ड्राइव करेगा उस रोड से, वो एक दुबई वाली फीलिंग आती है या इंटरनेशनल सिटीज़ की फीलिंग आती लेकिन है। किसके लिए ये बेनिफिशियल ज़्यादा है कंपेयर टू जो मुंबई में बहुत दूर तक ये ट्रैवल दो करते हैं? क्लास के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। एक है जो साउथ मुंबई में काम करते हैं या साउथ मुंबई में रहते हैं, बिकॉज आपका ट्रैवल बहुत इजी हो चुका है। पहले आप अगर समझो मरीन ड्राइव से बैंड्रा जाना चाहते थे तो आप कैसे जाते थे? आप वाया पूरा वो बुलाबाई हाँ, देसाई रोड पूरा वो घूम सब के, करके हाँ। आप आप अभी अंडरग्राउंड टनल से अभी फट से निकल टनल गए। से हाँ। आप डायरेक्टली मतलब हाँ। एडवांस हो चुकी है। हाँ। मुंबई हम जो फाइनेंशियल कैपिटल बुलाते हैं, इसको इसकी जरूरत थी डेफिनेटली, बराबर, देयर इज बराबर। नो डिनाइंग टू इट। बट जैसे आप पूछ रहे हो कि भीड़ कम नहीं हुई है, लेकिन- क्यों भीड़ कम नहीं हुई? बिकॉज पब्लिक नहीं, मास ट्रांसपोर्ट है नहीं उसके हाँ, ऊपर। नहीं, एक और मेरा सवाल है इसमें ऋचा, कि कौन डिसाइड करता है कि 12,000 करोड़ हमें डालना है कुछ कार ओनर्स के लिए? क्यों नहीं हमने बसेस बढ़ाया या क्यों नहीं हमने ट्रेन बढ़ाई? क्योंकि मास जो मिडिल क्लास है और जो रीढ़ की हड्डी है देश की बोलो या महाराष्ट्र की या मुंबई की, वो तो मिडिल क्लास है। मतलब कार अफोर्ड करने वाले तो 5-7 तक के लोग होंगे। तो जो जाते हैं बस से, बस का कीमत क्या होगा? 1 करोड़ ज़्यादा 80 लाख। तो आप सोचो कितने बसेस आते हैं 12,000 करोड़ में, 12,000 बसेस या ट्रेन्स। तो इनके बारे में नहीं सोचा था। तो बजट अलोकेशन जब वो सोचते हैं तो ये ऐसे विषय कैसे क्यों नहीं सोचते हैं एग्जैक्टली? मैं जा रही हूँ आपके सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ आपने मुझे कहा था क्यों सब बीएमसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, हाँ। क्यों सब चाहते हैं कि वो पावर में आए? क्योंकि ये डिसीजन वो करते हैं जो पावर में आते हैं, वो डिसाइड करते हैं। एक कमिटी रहती है बीएमसी में, जहाँ कॉल्ड एज द स्टैंडिंग कमिटी, जहाँ पे एनी फाइनेंशियल डिसीजन जो होता है बीएमसी में, कोस्टल रोड सैंक्शन करना है या आपको बसेस बढ़ाने हैं या आपको एनी परचेसिंग जो करना है अबाउ अ सर्टेन अमाउंट, आपको वो स्टैंडिंग कमिटी की परमिशन चाहिए। अभी वो स्टैंडिंग कमिटी कौन हेड करता है? एग्जैक्टली बताइए। जो पॉलिटिकल आता है। पार्टी जीत के पावर में आती है, उनका चेयरमैन बनता है। उनके सबसे ज्यादा मेंबर्स रहते हैं वो कमिटी में, तो वो डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक आपका जो पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर कर लिया है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन कितने बसेस लगेंगे, कोस्टल रोड बनेगा कि नहीं। जैसे एक आप सुन रहे होंगे ना, बहुत साल से गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड बन रहा है। हाँ, हाँ करेक्ट। इट इज अनदर ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी Correct, मुंबई में। टनल चालू हो बराबर गया। टनल हाँ। बनने वाला है, वो भी कुछ चालू हो गया 6,000 वो। करोड़ का Project है। प्रोजेक्ट है हाँ, जो वो- टनल के लिए जाने या, वाला वो। है। तो वो भी कौन डिसाइड करते हैं? यही कमिटी डिसाइड करती है। और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ही ये इलेक्टेड सारे मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे कोई सिटीजन नहीं है, अच्छा। कोई कॉमन सिटीजन नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप वोट करते हो, इट इज वेरी इम्पेरेटिव कि आप उसके लिए वोट करो जो वहाँ जाके सही डिसीजन ये सिटी के लिए लिए। डोंट वोट फॉर ये पर्सन जो जिसकी मे बी, आई थिंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही इंसान के लिए वोट करो जो आपके इश्यूज, सिटी के इश्यूज जाके सही वहाँ पे प्रेजेंट करे। लेकिन जो आम जनता है वो तो ये सोचती है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि उनके जेब में ज़्यादा पैसा आ जाए। तो नहीं, वो तो बात होती है। करप्शन इज ऐसे नहीं कि करप्शन नहीं होता है कोई, इट्स नॉट समथिंग दैट एनीबडी कैन डिनाई टुडे। हमने बहुत सालों पहले रोड स्कैम करके बीएमसी को, इट वाज अ बिग न्यूज़ इन बीएमसी कि रोड स्कैम हुआ था। तभी जो चीफ इंजीनियर थे बीएमसी के, उनको अरेस्ट किया गया था, काफ़ी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। तो इनको सिंपली अरेस्ट नहीं करती ना पुलिस, कुछ तो कुछ क्लू मिला होगा। तो आई थिंक जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है हम उस पे जाएं तो बेटर रहेगा कि
प्रूवन है काफ़ी जगह पे। जैसे हम कितने बार हमने ये न्यूज़ में पढ़ा होगा दैट सम ऑफिसर गॉट ट्रैप्ड इन एसीबी का ट्रैप था, मतलब अनकाउंटेबल हमने ऐसे न्यूज़ पढ़े हैं। देयर वाज मनी बीइंग एक्सचेंज, कुछ किसी परमिशन के लिए। मैं बोलूँ आपको ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा कि एक 15 दिन में आपको 2-3 न्यूज़ मिलेगी ही कि किसी ने मनी लिया कोई परमिशन के लिए, कुछ नहीं तोड़ने के लिए मनी लिया, मतलब। तो आई थिंक ये जो है ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है। हम यर्से पे जाते ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं करप्शन होता है ये वो, चलो नहीं जाना उस पे, बट जब कोई प्रूफ करके बता रहा है हमें करप्शन हो रहा है तो आई थिंक वो तो हम ऑन पेपर ले सकते हैं ना उस बात को। लेकिन फिर नज़रअंदाज इतना क्यों किया जाता है इसको? क्योंकि हमको पता है कि करप्शन है, तो जनता मिलके या कोई न्यूज़ एजेंसीज मिलके लोग उसको बंद करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आई थिंक आज के दिन में न्यूज़ एजेंसी सिर्फ जो मीडिया है, हम कितना भी क्रिटिसाइज करें फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को कि बिक चुकी है, बट फैक्ट तो यही है कि वही बात कर रहे हैं ना, वो ही आपको फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। वो सब मे बी आपको नहीं, यू डोंट अग्री टू इट, बट फैक्ट्स तो प्रेजेंट कर रहे हैं ना वो। और एक्सपेशली रिनाउंड या एस्टैब्लिश्ड पब्लिकेशंस जो है उनको तो दे हैव टू बी इवन मोर केयरफुल, बिकॉज बात यहाँ पे ऐसी भी होती है कि लाइक एज अ जर्नलिस्ट, आपको एक सिंपल बात बताऊँ, मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं एक न्यूज़ कभी नहीं करूँगी जब तक मैंने दूसरे साइड का कोट नहीं लिया है उसमें। जैसे अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लग गया कि XYZ हमसे पैसे ले रहा था, डिमांड कर रहा था किसी बात की, वो कोई भी हो, कोई ऑफिसर हो या कोई पॉलिटिशियन हो, एज अ एस्टैब्लिश्ड पब्लिकेशन जहाँ से वेयर आई कम, ये और एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा इट इज़ माई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी टू टेक अ कोट फ्रॉम द अदर साइड, क्रॉस चेक। एंड प्रवीण, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब आप क्रॉस चेक करते हो ना किसी चीज़ को, आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी पता चलती है। वो शायद से वो ऑफिसर ऐसे भी बता देंगे कि ये कंप्लेनेंट है, हैरेस कर रहा था हमें आके, एंड हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो जर्नलिज्म का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि आप कोई भी स्टोरी जब तक आपने अदर साइड नहीं लिया हो, कोई भी स्टोरी, आई एम सेइंग सबसे सिंपल से सिंपल स्टोरी भी हो, जैसे कि कोई आके बोल दे कि हमारे गेट के बाहर फ्लडिंग हो रहा है, महापालिका कुछ कर नहीं रही है, अगर जब तक आपने अदर साइड नहीं लिया, आपको क्या पता वहां पे वो बोलेंगे कि वो बिल्डिंग ने ही उसको चोक करके रखा है वो पाइप को, तो हम करें क्या? बिल्डिंग ही इलीगल है। बिल्डिंग ही इलीगल है। तो ये सबसे बेसिक रूल है जर्नलिज्म का, जब तक आपने अदर साइड से बात नहीं किया है आपको स्टोरी नहीं चलानी चाहिए। ऋचा, अभी मैं वापस पहले सवाल पे आता हूँ। जो 75,000 करोड़ हैं वो आते कहाँ से? मतलब हम कैसे ये भी डिसाइड करते हैं कि BMC को 75,000 दिए जाए, 5,000 KDMC को दिए जाए, ये डिसाइड कौन करता है? और वो क्या सेंटर से आते हैं या स्टेट खुद टैक्सेस से जनरेट करता है ये पैसे? गुड क्वेश्चन। ये बेसिकली BMC के टैक्सेस से जनरेट होता है। BMC को जो GST मिलता है, पहले आपको पता था ऑक्ट्रॉय हुआ करता था, इन ल्यू ऑफ इट जो GST मिलता है उससे डेवलपमेंट बिल्डिंग परमिशंस के जो चार्जेस रहते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस, आपको पता होगा FSI वगैरह, जो दैट इज व्हाट बिल्डर्स हैव टू पे BMC। हम प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, वाटर टैक्स भरते हैं एज सिटीजन्स, वो सब जो पैसा आता है BMC को, BMC वो पैसा यूज करती है टू गिव बैक सर्विसेज टू द पब्लिक। उसके अलावा BMC के खुद के भी FDs है। एक टाइम पे BMC के FDs फिक्स डिपॉजिट जो बोले जाते हैं वो 93,000 करोड़ हुआ करते थे, विच इज ह्यूज। आज के 93,000 करोड़। बट अगेन यहाँ पे बहुत गलत फहमी होती है, लोगों को लगता है वो 93,000 करोड़ पूरा BMC के वो ऐसे नहीं रहता है। अगर आप उसको ब्रेकअप करें, कोई जाके एक BMC का बजट बुक भी ले ले, आप उसको अगर ब्रेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा उसमें से जो मोर देन 50% मनी रहता है वो ब्लॉक रहता है। जैसे कि वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स के डिपॉजिट्स, वो हो गए जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके PFs, प्रोविडेंट फंड, वो सब ब्लॉक रहता है उसमें। तो ऐसे नहीं कि BMC 93,000 करोड़, अभी तो चलो फिक्स डिपॉजिट्स काफ़ी कम हो गए हैं, बिकॉज हमने लास्ट 3-4 ईयर्स में देखा है कि इतना काम हो गया है सिटी में, तो उसके लिए यू नीड मनी। जो मेजर वर्क्स रहते हैं, बिग स्केल वर्क्स जो रहते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो लेकिन इनका जो सवाल था इनिशियल
उसका जवाब इसमें क्या है कि हाउ यू डिसाइड कि एक कोस्टल रोड बनाना है कि मुझे सड़कें बनानी है कि मुझे पानी का काम जो क्लॉगिंग हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा बजट खर्चा करना है, ये प्रायोरिटी कैसे सेट होती है? ये प्रायोरिटी सेट होती है वही कमिटी से जो वहाँ पे बैठते हैं और जो फीडबैक आता है। और लॉट ऑफ टाइम जैसे कोस्टल रोड का इंसेप्शन हुआ था कि हम ऐसे रास्ता बनाएंगे, आप जाके देखो काफ़ी साल पहले इट वाज डिसाइडेड कि हम कोस्टल रोड बनाएंगे सिटी में वगैरह वगैरह। तो जो आइडियाज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज या सिटीजन्स यहाँ हाँ, से बराबर है। मैं इसमें और ऐड करना ऐसा हाँ। चाहूँगा ब्रायन कि जब हम लोकल एमएलए से डोंबिवली से मेरे गुगरासवाड़ी एरिया से मैं किसी को चुन के लाता हूँ तो मुझे मालूम है गुगरासवाड़ी का प्रॉब्लम क्या है। से ऐसे पकड़ लेते हैं शेलार नाका इज ए प्रॉब्लम, वहाँ ब्रिज होता तो ठीक रहता। तो मैं मेरे एमएलए को तो परेशान करता हूँ कि वहाँ ब्रिज बांध दो, जो भी अलर्ट सिटीजन है तो उस हिसाब से वो वही कमिटी जाके आगे जाके बोलती है कि मुझे ब्रिज बांधने के लिए पैसे चाहिए। बट इसके लिए आपको ये भी ज़रूरी, एज आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप डिसाइड करो कि आपका आपका रिप्रेजेंटेटिव राइट होना चाहिए। अभी सब वोट मांगने आ रहे हैं, ओके, वी आर इन द सीजन जहाँ पे आपके घर में मेरे घर में सब आके बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। बट आपको ये एज अ सिटीजन और एज अ वोटर, एज अ अलर्ट वोटर, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस किसी भी लेवल पे, वेदर इट इज़ बीएमसी, टीएमसी, केडीएमसी, ये बहुत ही एक 1-to-1 कनेक्ट होता है। अभी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जो बीएमसी का वार्ड रहता है, एक कॉरपोरेटर वार्ड में 50,000 वोटर बेस रहते हैं, 50,000 का पॉपुलेशन रहता है वहाँ पे। उसमें से मुंबई का तो आपको पता है, इट हैज़ अ वेरी बैड वोटिंग हिस्ट्री। लोग वोट करने नहीं आते काफी बोला जाते हैं, हाँ, छुट्टी मना देते हैं, इसीलिए हमेशा वोटिंग का दिन मिडिल ऑफ द वीक रखा जाता है। अभी भी आप देखो तो थर्सडे रखा गया है, लेकिन संक्रांत है तो उसका छुट्टी मिला के आई होप ना हो वो, और लोग अपना वोटिंग राइट यूज करें। तो कमिंग टू द पॉइंट कि हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कॉरपोरेटर हमारा इलेक्ट होके आ रहा है, हमको वी शुड बी इन दैट पोजिशन दैट वी कैन गो एंड टेल हिम कि हमारा रास्ता खराब है, हमारा ड्रेनेज खराब है, या सिविक इश्यूज, जो सिविक इश्यूज है। काफ़ी बार क्या हो जाता है, हम सिविक इश्यूज लेके एक एमपी के पास चले जाते हैं, जो कि गलत है, जो गलत है। एमपी बहुत ही वाइड स्केल के इश्यूज रेज कर सकता है। हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है बीएमसी में, टीएमसी में, एनएमएमसी में, राइट? करेक्ट। आपने तो सुना होगा, काफ़ी बार ये न्यूज़ में आ रहा था। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट, व्हाई इज एन इलेक्टेड बॉडी इम्पोर्टेंट? द रीजन इज, मतलब 227 कॉर्पोरेटर्स से मैंने एटलीस्ट इन द लास्ट 12 years that I have been covering hardcore BMC, I have lost the count of elected representatives I have spoken to, and उनका ऐसे कहना था कि लोग ये जो सिटीजन रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है कोई बीएमसी ऑफिस में जाके डायरेक्टली ऑफिसर से बात करना। हाँ, उनको शायद से एंटरटेन भी नहीं किया जाता। बहुत लोगों को जो पता ही नहीं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जैसे एक कॉर्पोरेटर हो गया, ही नोज हाउ टू गेट हिज वे अराउंड, क्योंकि वो वेटरन रह चुके हैं या उन्होंने कोई लेगेसी रह चुका है। जैसे किसी एमएलए का लड़का बना, एमएलए की लड़की बनी, उन्होंने अपने फादर या मदर को देखा है, या कोई कार्यकर्ता जो बन गया, उन्होंने शायद से वो ऑफिसर से 1-to-1 में पहले कभी बात कर चुका है। तो वो जब सिटीजन को लेके जाते हैं, ग्रुप को, कि इनकी ये समस्या है, उनका ऐसे कहना है कि उनको ज्यादा वो सीरियसली लेते हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू। एंड आई एम श्योर ये आपने पर्सनली भी कहीं ना कहीं विटनेस किया होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। क्योंकि नहीं तो ऑल्सो वन मोर थिंग टू ऐड, यहाँ पे ऑल्सो इशू ऐसे होता है, नहीं तो देयर इज नो अपोजिशन। अगर कोई प्रपोजल आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करके उसको सैंक्शन कर लेगा। लेकिन इसमें ना एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, जैसे सरकार, जो नॉर्मल सरकार है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे, क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो भी बात रखता है वो हर एक चीज़ मंजूर हो जाती है, कि उसमें भी फिर वो डिसाइड करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं, ये नहीं होना चाहिए या ये ज़रूरी नहीं है? नहीं, समथिंग एब्सोल्युटली राइट, नॉट एवरीथिंग जो हर एक प्रपोजल जो एक कॉर्पोरेटर डालता है वो नेसेसरली अप्रूव नहीं होता है। सम थिंग्स, जैसे कि आपको सबसे क्लासिक एग्जांपल बात करते हैं आरए की,
कटिंग ऑफ R8 ट्रीज, 2000 ट्रीज, उसका मैं बस आई एम अ डिपो के फर्स्ट लिए। हैंड विटनेस टू जब भी वो प्रपोजल आया था स्टैंडिंग कमेटी में सैंक्शन के लिए। सैंक्शन लगता है ना उसको, हाँ, आप exactly. ऐसे ही जाके बराबर तो है। नहीं कट कर हाँ, सकते। नहीं, ट्री अथॉरिटी रहता है BMC में। हाँ। ट्री अथॉरिटी में देर आर corporators and there are also nominated corporators and there are also experts, tree experts. So RA का जो कटिंग ऑफ ट्रीज हुआ था वहाँ पे जब तक इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती ये लोग जाके नहीं कट कर सकते थे। ऐसे ही हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। हम जितना भी सोचे कि चलो कर दिया, कोई सिविक काम है, ऐसे ही नहीं होता है वो। जब तक आपके पास कोई इवन अपने जो इतना सिंपल है, कोई अपने सोसाइटी में भी जब तक महापालिका को नहीं बताए ट्रीज नहीं काट सकता। बराबर है। तो ये डिसाइड एग्जैक्टली कौन करता है कि ये काम होना है या नहीं होना है? ये तो जो हर BMC की बात करें, मुंबई की बात करें तो मुंबई इज डिवाइडेड इनटू वार्ड ऑफिसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड ऑफिसेज, A वार्ड से लेके T वार्ड तक। ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो शायद से कभी कभी एक रेसिडेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी अवेयर कि मेरा वार्ड कौन सा है। आप किसी को पूछिए आपका वार्ड कौन सा नहीं है, मालूम है, और वो वार्ड करता क्या है ये भी नहीं मालूम है। अवार्ड में कौन बैठता है? एग्जैक्टली। ऊपर से जन्म सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन किधर करना है या डेथ सर्टिफिकेट, ये भी जब भी नहीं शादी होती है तभी हम जाके ढूंढते ढूंढते हैं। अरे ये वाला, ये वाला। यही मालूम। वकील के पास जाते हैं, बताओ। हाँ, हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, अरे कौन जल्दी करके दे देगा। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरी सिस्टम है। आई मीन हम कितना भी ये करें, डाउन प्ले करें, इट इज अ रोबस्ट सिस्टम। मुंबई इज डिवाइडेड इनटू more than 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड, जैसे कोलाबा, कफ परेड, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, ये A वार्ड का हिस्सा हो गए। या हम D वार्ड की बात करें तो पेडर रोड, मलबार हिल, नेपियंसी रोड, ग्रांट रोड, तारदेव, दे ऑल अ पार्ट ऑफ D वार्ड। उनका क्या रोल रहता है कि वो जो एरिया के इश्यूज है, जैसे गटर ओवरफ्लो, रोड का काम या कोई इलीगल काम हो रहा है, हॉकर्स बैठे हैं वहाँ पे, वो वार्ड उसके साथ डील करेगा। ऐसा नहीं कि हर बात में हेड ऑफिस जो हमारा BMC है फोर्ट में, वहाँ से कोई टीम आके करेगी, नहीं, वो वैसा वर्क नहीं होता है। बेसिकली जो वार्ड ऑफिस है, कंसर्न्ड वार्ड ऑफिस, जैसे दादर की बात करें, दादर इज अ पार्ट ऑफ G नॉर्थ वार्ड। G नॉर्थ वार्ड के जो स्टाफ है, शिवाजी पार्क, वो सब एरिया, उन लोग कोई भी इशू होता है, मैदान का इशू होता है, दे विल बेसिकली गो एंड डिसाइड। जैसे अगर बहुत बारिश हो गई किसी दिन कोई एरिया में, तो वहाँ पे डी वाटरिंग पंप लगाने हैं, वो पानी को निकालना है वो एरिया से ताकि ट्रैफिक चालू हो। कौन करेगा ये? वो लोकल वार्ड करेगा। लेकिन बहुत लोग है ना ये बात से अवेयर ही नहीं है कि कौन सी कंप्लेन लेकर मुझे पुलिस का स्टेशन पे जाना है या मुझे वार्ड में जाना है। क्योंकि जैसे आपने कहा हॉकर्स मेरे सामने आके इलीगली बैठ गए, तो बहुत लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं कि इनको हमारे साथ पुलिस एंटरटेन नहीं करती, बिकॉज वो बोलते हैं हमारा तो ये कुछ है ही नहीं इसमें, आप जाके BMC से बात कीजिए, उनको बोलिए निकालने को। और सही भी है ना, इलीगल हॉकर्स को निकालना। आज पब्लिक का सबसे बड़ा ग्राउस क्या है कि जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है इस सिटी का क्या है कि वी डोंट हैव गुड रोड्स एंड वी डोंट हैव वॉकेबल फुटपाथ्स। एग्जैक्टली, फुटपाथ्स है तो सही पर वो हॉकर्स कवर कर और लेते हम हैं। कंप्लेन सिविक सेंस को करते हैं। आई मीन कोई कितना भी हम बात करो, आप एक सिटीजन को या एक सिटी को ये दो चीज दे दो ना, वो सबसे ज्यादा खुश। आप उनको ड्राइव करने के लिए अच्छा रोड दे दो, चलने के लिए अच्छा फुटपाथ दे दो, वहाँ पे कोई बैठा ना हो, वो आराम से चल पाए, गार्डन जा पाए, दे विल बी द मोस्ट हैप्पी। आजकल क्या लोग बोलते हैं, मेरे घर के बाहर हॉकर्स बैठ गए, मेरे घर के बाहर कोई इलीगल आके घर बना दिया। लाइक वी आर टैक्स पेइंग सिटीजंस, व्हाई शुड वी हैव टू कंप्लेन रिपीटेडली अबाउट इट। लेकिन कंप्लेन एक तो आपने बता दिया कि वार्ड में जाके कंप्लेन करना, लेकिन वो कंप्लेन एग्जैक्टली हैंडल कौन करता है और वो कैसे सॉल्व होती है? एग्जैक्टली, वार्ड इज ऑल्सो अ बिग ट्री विच हैज मेनी ब्रांचेस। तो वार्ड में भी ऐसा रहता है कि हर एक चीज का डिपार्टमेंट रहता है। देर इज अ हेल्थ डिपार्टमेंट, देर इज अ लाइसेंस डिपार्टमेंट, देर इज अ बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, देर इज एन एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट। तो एक पूरी वैन रहती है BMC की, एंटी एनक्रोचमेंट की, वो उन लोग पूरा डिपार्टमेंट रहता है। तो अगर दादर स्टेशन के बाहर जो हॉकर्स रहते हैं बैठे, तो वो वैन जाके उनको वहाँ पे उनका सामान उठाती है या उनको वहाँ से
परेशान कर यू दिया, नो जो भी नहीं परेशान नहीं, निकाल दिए। अरे उनको वहां से निकाल नहीं, मैं थाने में एक मैंने अभी वीडियो देखा, हाँ। वो पूरा उनका जो ठेला था वो पूरा जेसीबी से ये डिमोलिश कर दिया बट उन्होंने। इलीगल है ना, तो डेमोलिश तो करना ही चाहिए ऐसे, यू नो। Somewhere you have to take strict actions, आई ना? थिंक जब तक विल नहीं हो, ब्यूरोक्रेटिक विल या पॉलिटिकल विल नहीं हो, ये सिटी पूरी तरह से चेंज ही नहीं हो सकती। आप नहीं बोल सकते कल जाके कि ये जो है ये स्लम मेरा वोटर बेस है तो आप इन पे एक्शन मत लीजिए, ये तो गलत हो गया ना। देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस। generally देखिए पॉलिटिकल यही प्रेशर होता तो है। होता ही है ना। 100% होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, 100% होता है। बिकॉज काफी बार ऐसी बात होती है कि ये मेरा वोट बैंक बराबर है, इनको डेमोलिश मत कीजिए। बट अगर ये सिटी को हमें बेहतर बनाना है, देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस टू ऑल दिस। एंड हु विल ब्रिंग दैट जीरो टॉलरेंस? नहीं तो देयर हैज टू, we, नो आई फील we the people. we the people, yes, but I think we should as citizen elect right. Correct. You But- know, if we don't elect our representatives right, we are still going to get the same kind of Richa, but when we elect someone, जनरली मुद्दे जो अभी लोकल नेता भी बोलते हैं, वो भी 2-3 इश्यूज बोलते हैं। एक है धर्म, जिसके ऊपर लोग जो मराठी क्योंकि- मेयर बनेगा। हाँ, मराठी मेयर बनेगा जो नारा है, धर्म, भाषा, फिर अगेन इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते हैं, इनके ऊपर ही ज़्यादा मुद्दे होते हैं। मतलब आप देखोगे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ से मुस्लिम नेता ही चुन वो के लोग आता है। Correct. मतलब पार्टी भी वही रखती है। तो ये सारे मुद्दे, सिविक मुद्दे छोड़ के लोग इस मुद्दों पे ही वोट भी मांगते हैं और देते भी हैं। तो ये अवेयरनेस ही नहीं है हमको, तो कैसे होगा? क्योंकि लोग रिलेट गलत बातों से कर लेते हैं लोग। हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि वही एरिया से वही कम्युनिटी का नेता भी चुन के आता बराबर है। है। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो नो ना कि किसको कहाँ पे खड़ा करना है। उनको भी पता है कि कौन हमें जिता के ला सकता है सीट। जैसे कि अगर हम गोवंडी या मानखुर की बात करें तो वहां से माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही कोई तो बराबर इलेक्ट है, होके बराबर, आएगा, बराबर। Exactly, करेक्ट। क्योंकि या वो किसी समझ पाएंगे। कोली विलेज की बात करें तो वहां पे कोली कम्युनिटी का ही कोई तो शायद से इलेक्ट होके आएगा। correct. क्योंकि यहाँ पे इशू ऐसा हो जाता है कि जो वोटिंग करने जाते हैं लोग, वो लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ। मैं और आपकी शायद से विचार बहुत अच्छे हो कि हमें हॉकर फ्री मुंबई चाहिए, हमें पॉटहोल्स नहीं चाहिए रोड पे, लेकिन हम जाके अगर वोट ही ना करें तो हम किस बात पे लोगों से आर्ग्यू कर सकते हैं? मैंने तो ये भी लोगों को बात करते सुना है कि हॉकर्स नहीं होंगे तो हमको मार्केट से सामान लेने बहुत दूर जाना पड़ता है। नहीं तो वो भी क्यों? उनको सपोर्ट करते हैं नहीं, बहुत देखो बार। प्रणव, यहाँ पे बात ऐसी है कि हॉकर्स अगर सस्टेन कर रहे हैं सिटी में, तो ये भी एक पूरा क्योंकि लोग पेट्रोनाइज कर रहे हैं ना, एक इकोनॉमी है। एक कितने लोग जाके मैकडोनल्ड से 100 रुपए का बर्गर खा सकते नहीं हैं? खा सकते। दे कैन अफोर्ड 20-30 रुपीज का मील ऑन द रोड। तो इसीलिए वो लोग वहाँ से खरीद रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे वो बिजनेस चल रहा है, इसीलिए वो शायद से किसी को पैसे दे के अपना बिजनेस चला भी पा बराबर रहा है, है। राइट? Exactly. तो एक पूरी इकोनॉमी है मुंबई में एटलीस्ट। Hawkers अगर की। आप बात करें मुंबई में, वाई आपको लगता है इतने खाओ गलीज आ गए हैं मुंबई में? Exactly. बिकॉज डिमांड है, जब तक डिमांड है तब तक चलेगा। और कॉर्पोरेशन भी फिर एक्शन ले ही नहीं पाती क्योंकि कोई कंपनी Corporation- नहीं कर कुछ टैक्स लेती है कॉर्पोरेशन। बट यहाँ पे इफ आई मे ऑल्सो ब्रिंग वन पॉइंट, यहाँ पे वी हैव सीन फंटेस्टिक एग्जाम्पल्स। मुंबई इज वन ऑफ दोज सिटीज जहाँ विच हैज़ द मोस्ट वाइब्रेंट रेसिडेंट एसोसिएशन सिस्टम्स। ALMs बोले जाते थे इनको, एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट ग्रुप्स। आप किसी भी प्रोमिनेंट एरिया की बात करो, जैसे कि कुलाबा, चर्च गेट, मलबार हिल, बैंड्रा वेस्ट, अंधेरी वेस्ट, अ लॉट ऑफ सिविक इश्यूज जो सॉल्व हो चुके हैं या यू नो आर, जिनको कुछ तो एक क्लोजर मिल चुका है, इज बिकॉज वहाँ के जो ALMs है वो इतने एक्टिव है। जैसे आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मैंने थोड़े साल पहले किया था, ये कॉन्क्रीटाइजेशन की बात हो रही थी कि रोड मुंबई को concrete, रोड कॉन्क्रीटाइज करना है। मैंने ऐसे रेसिडेंट ग्रुप्स को कवर किया है इसमें, जैसे
एक तो माउंट मैरी का हो गया। माउंट मैरी में जो रास्ता है आपको पता है जो चर्च चढ़ा- की हिल तरफ की तरफ जाता जाता है है, वो पेवर ब्लॉक का रोड था। वहाँ की रेसिडेंट एसोसिएशन ने बोला नहीं इसको नहीं करना है हमको कंक्रीटाइज, ये रास्ता बहुत अच्छा है आप क्यों कंक्रीटाइज करना चाहते हो। या पाली हिल की बात करें, पाली हिल में रेसिडेंट्स नीचे आए और बोले आप क्यों कंक्रीटाइज करना चाहते हो। हियर यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बीएमसी कि वो दे बैक स्टेप्ड, दे केम बैक एंड दे सेड कि ठीक है अगर पब्लिक नहीं चाहती है तो हम नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छा था, हमें पता नहीं था। डोंबिवली पूरी खुद रही है। नहीं बट अरे लेकिन इशू JCB है, आने के बाद हम नहीं पता नहीं 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 बट यहाँ पे तो अब जो पब्लिक है उनको भी इसके बारे में यू नो अनलेस आप कोई इशू जाके ग्राउंड पे, जैसे पाली हिल में तो बहुत सिंपल था, वो जो था रेसिडेंट वो नीचे आके खड़ा हो गया, वो बोला नहीं करना है इसको कंक्रीटाइज। लोकल एएलएम को कॉल किया, वहाँ के जो लोकल नेता है उनको कॉल किया, उन्होंने पूछा वो ऑफिसर को आप क्यों कंक्रीटाइज कर रहे हो इसे, ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। पैसे कहीं और यूज करो ना, वो क्यों एकदम unnecessary सही पैसे बात है। waste नहीं करो? आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पैसा है आप आज के टाइम में देर आर सो मेनी थिंग्स इन मुंबई दैट नीड अटेंशन। Correct, very true. हॉस्पिटल्स की बात करें, आपने तो बहुत अच्छे टॉपिक लिया था बेस्ट बसेस की। बसेस आर द नीड ऑफ द आवर। आज हम ऐसे टाइम पे आ गए हैं जहाँ पे इतना टाइम रुकना पड़ता है बराबर है। बसेस के लिए। ज़्यादा buses एंड हैं हम जो मेट्रो की बात करें, इट इज़ अ फैंटास्टिक मोड ऑफ Correct, ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो डिनाइंग, बट महंगा है वो। हाँ, और बसेस क्या कनेक्टिविटी बहुत अंदर अंदर भी है। अंदर जाती है बट यू नो इट इज एन ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेट्रो फॉर एनीबडी It is not primary mode of transport, exactly. हु वांट्स टू यूज इट। बट जो कॉमन जो पब्लिक है जो मे बी जिसका सैलरी यू नो 40-50,000 रुपीज है, वो कैसे 30 रुपीज हर दिन नहीं, खर्चा बसेस कर बढ़ पाएगा। जाएंगी तो कॉमन पब्लिक भी जाएगी। यू कैन हैव एसी बसेस आल्सो और व्हिच आर वैसे वेरी है, लेकिन इतना क्वांटिटी में नहीं है और रोड्स भी उतने अगर अच्छे हम नहीं है। बाहर के देश की बात करें तो वही एक है ना, ये जो बसेस है आप कहीं पे भी जाओ, जो सिटी सेंटर की बात करते हैं हम, डाउनटाउन की बात करते हैं, आप कोई भी बस लेके जा सकते हो ना, कन्वीनियंट है वहाँ पे। तो आई मीन जैसे आई रिमेंबर मैं सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट देखने गई थी, मैं नीचे आई एंड मैंने वो बस का एग्जैक्टली मुझे पता था वो टाइमिंग की, यू नो ये टाइम इतने 3 मिनट्स, इट्स अराइविंग इन 2 मिनट्स। तो मुझे श्योरिटी थी। आप कौन से बस स्टॉप पे जाके ऐसा गारंटी ले सकते हो? ये कभी भी तो आपने हाँ, देखा ट्रैफिक की वजह एक्सपेरिमेंट से, किया है? नहीं वैसे अभी रिसेंटली बेस्ट ने वो चलो करके जो कॉन्सेप्ट निकाला है उसमें यू कैन मोबाइल में देख सकते हो आप आप कितना देख दूर है आपसे। सकते हो, लेकिन मैडम यहाँ पे बात ऐसी है कि कितना पब्लिक जाके वो डाउनलोड सबको करेगा इतना पता फिर नहीं वो होता, देखेगा। exactly. मतलब आपने सही पॉइंट लिया है, बट आप सोचो ना, व्हाई कांट वी मेक इट कन्वीनियंट? डाल दो वहाँ पे एक स्क्रीन, वैसे तो हाँ? बहुत जगह बस स्टॉप ही नहीं होते तो स्क्रीन तो बहुत दूर की बात है। एनक्रोच हो जाते हैं कोई सो रहा होता है उसमें। मैं अपने पुराने पॉइंट पे थोड़ा सा वापस आना चाहता हूँ। मैं अपने कंप्लेनिंग की बात कर रहा था। हाँ, हाँ। वार्ड में जाके हम कंप्लेन Correct, करते हैं, लेकिन ये कंप्लेन एक्चुअली एड्रेस होती है क्या? और दूसरा सवाल ये है कि जब तक कंप्लेन नहीं करे तब तक वार्ड एक्शन नहीं ले सकते कि उनका Obviously, लेना चाहिए ना। क्यों हमको वाई शुड दे एज अ सिस्टम नॉट, उनको दिख नहीं रहा है क्या हॉकर्स है नहीं, कहीं लेकिन पे? बच्चा लेकिन जब तक- रोने के बाद ही दूध मिलता है ना। यू विल हैव टू फर्स्ट वही मैं कह रहा कंप्लेन हूँ कि- तभी। नहीं जब बट तक वही सबसे गलत सिस्टम है नहीं, ना। that is true, आप जो but- बोल रहे हो सही है कि बच्चा रोने के बाद ही दूध मिलता है, बट वो नहीं होना चाहिए। एज अ टैक्स पेइंग सिटीजन माय कॉर्पोरेशन शुड गिव मी दो सर्विसेज। क्या उनका मॉनिटरिंग वो करते हैं पीरियडिकली कि अगर जाके देखे कि क्या कोई दे प्रॉब्लम आर है तो? सपोज टू। बट दे डोंट नो। मैं सिर्फ आई विल एंड इट सेइंग दैट दे आर सपोज टू। Yeah, I got it. But Richa, I just want to understand again the hierarchy. हाँ। BMC है, म्युनिसिपल Municipal Commissioner. कमिश्नर है, जो कि फोर्ड में बैठते हैं, Headquarters CST में। हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं। उसके बाद वार्ड्स हैं। नहीं, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर हेड्स द कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके नीचे आते हैं 4 एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर्स। हाँ। ये 4 एडिशनल म्यूनिसिपल जोन वाइज डिवाइडेड है। ये सबब वाइज डिवाइडेड है। जैसे एक कमिश्नर होंगे जो एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सिटी बुलाते हैं। Okay. तो जो भी सिटी के वार्ड्स आते हैं ना, जैसे कि ए वार्ड, बी सी डी ई एफ जी साउथ, जी नॉर्थ, एफ साउथ, एफ नॉर्थ मतलब माटुंगा तक खत्म होता है, वो सब सिटी के अंडर आएंगे। अच्छा। फिर रहता है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर वेस्टर्न सबर्ब्स। तो बैंड्रा ऑनवर्ड्स, जो भी बैंड्रा से लेके बोरीवली या सॉरी दहिसर तक जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स आते हैं उनके अंडर आते हैं। एक होता है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ईस्टर्न। तो जो सायन से लेके जो भी वार्ड्स आते हैं, सायन तो भी उसमें सिटी भी हो गया। ABCD अलग से होंगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं आगे फिर के आगे। कंटिन्यू होता है। जैसे कि A to G नॉर्थ मैंने बोला कम्स अंडर सिटी ना। City, हाँ। फिर उसके बाद H वेस्ट, H ईस्ट, हाँ। K वेस्ट, K ईस्ट। जैसे K वेस्ट इज विच वर्ड?
नहीं आप ही अंधेरी। बताएंगे, आप ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते। तो ऐसा बोरीवली में कौन सा वार्ड है? बोरिवली इज आर सेंट्रल। आर सेंट्रल। तो तो टी वो- तक ये जाता है। ये टी तक जाता है। टी आपका मुलुंड हो गया, तो वो एक एडिशन, तो ऐसे 3 एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हो गए। ओके, चौथा जो रहता है वो जो उसको बोलते हैं एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स। उनके पास जो मेजर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, Infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एनी बिग प्रोजेक्ट दैट द बीएमसी इज डूइंग। जैसे आपको पता है एसटीपी का काम चालू है मुंबई में, राइट? सीवेज ट्रीटमेंट Correct. प्लांट। देयर आर व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज जो अनट्रीटेड सीवेज है मुंबई का, उसे ट्रीट करके फिर उनको वो Process फ्री में, करेंगे, हाँ। सो जो दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट वैल्यू ऑफ ओवर 26,000 करोड़। तो ये सब जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इनको इनके अंडर डाला और जाता है। बिल्डिंग परमिशन कौन देता है फिर? बिल्डिंग परमिशन के लिए देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड एज डेवलपमेंट प्लान डिपार्टमेंट। उनका एक चीफ इंजीनियर रहता है, चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट प्लान। दैट चीफ इंजीनियर डजंट रिपोर्ट टू दीज एडिशनल कमिश्नर्स, दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। जो टॉप पे है वो। फिर उसके बाद जस्ट टू कंटिन्यू, जो ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स के पास जो भी अभी हम सिटी एज एन एग्जांपल लेते हैं, तो जो भी सिटी के वार्ड्स आएंगे दे विल रिपोर्ट टू द एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर। अच्छा, ओके। So, आई होप आई सिंप्लीफाइड इट। और इसके Yeah, बाद जो है सीधा वार्ड जाते हैं, जो छोटे छोटे वार्ड्स जो लेवल करेक्ट पे करेक्ट। डेटा है। फिर उसके बाद देयर आर आल्सो डिपार्टमेंट्स। इसको छोड़ के अब आप सोचो, हमने अभी तक सिर्फ आधा बीएमसी कवर किया है। उसके बाद आप सोचो देयर आर डिपार्टमेंट्स। जैसे वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल। एब्सोल्युटली। आप सोचो हमारे पास, आई डोंट नो वेदर यू ऑल नो, इन मुंबई नासिक सिप के डैम से भी पानी आता है, नासिक से। शाहपुर से पानी आता है। मतलब हम, इट इज माइंड बॉगलिंग। हम सोचते हैं कि समटाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट रैंडमली पास अ कमेंट सेइंग बीएमसी कुछ काम नहीं करती, बट जो अगर आप कभी भी चांस मिले तो उनका वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस देखोगे, कैसे उन लोग वहाँ से पानी लाते हैं वाया दोस पाइप्स। बदलापुर से फिर आता है। नहीं, सो यू मोस्ट ऑफ आर डैम्स, बीएमसी को पानी 7 डैम से आता है। ये 7 डैम्स या तो शाहपुर, थाने, पालघर वो एरियाज में लोकेटेड है। ये एक वाटर टनल से आता है ये Correct, पानी। exactly. हमारे पास भांडुप में एक जगह है, द भांडुप फिल्टरेशन प्लांट। Exactly. वहाँ पे पानी फिल्टर होता है, ट्रीट होता है, फिर वो पानी जाता है हमारे रेजर्वॉयर्स में। हर एरिया में एक रेजर्वॉयर है। इतना इतना फैब्यूलस नेटवर्क है ना, जहाँ मतलब देखने जैसा है। वहाँ पे जाता है, फिर वो रेजर्वॉयर से वो पानी जाता है आपके इंडिविजुअल एरियाज में, जहाँ पे वो टंकियाँ लगी होती बड़ी बड़ी। हाँ। तो जैसे कि अगर मलबार, आपको सबसे क्लासिक केस लेते हैं हम, इस मलबार हिल जो हैंगिंग गार्डन्स है। आई डोंट थिंक एनीबॉडी डजंट नो हैंगिंग दो गार्डन्स। टंकी हैंगिंग गार्डन्स के नीचे, हैंगिंग गार्डन्स इज सिचुएटेड ऑन अ रेजर्वॉयर, या ऊपर है। पानी का रेजर्वॉयर के ऊपर। इट्स कॉल्ड द मलबार हिल रेजर्वॉयर। इनफैक्ट उसके ऊपर एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उनको उसको डिमोलिश करना था। हैंगिंग गार्डन्स वाज गोइंग टू गो, बट दैट स्टोरी इज फॉर अनदर टाइम। लेकिन ये किसने, अंग्रेजों ने बांधा है कि हमने बाद में बांधा? नहीं नहीं, ये जो सिस्टम है वी द ब्रिटिशर्स हैड बिल्ड दिस विहार तुलसी लाइक व्हाट वी डिड इज लाइक अ मिडल वैतरना व्हिच इज द मोस्ट recent lake which we had which the BMC constructed in 2000, which became operational in 2014. जो स्मॉलर लेक्स है जैसे कि तुलसी, विहार, वो सब उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे। भादसा भी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भादसा बना डैम, है। हाँ। भादसा की स्पेशलिटी ये है कि इट सप्लाइज मोर देन 50% ऑफ मुंबईज वाटर। अच्छा। जो मोर देन 50% ऑफ वाटर हमारे घर में आता है इन मुंबई कम्स फ्रॉम भादसा। तो जब भी भादसा लेक भरता है ना, वी शुड बी हैप्पी कि शायद से हाँ ये बार पानी का कोई प्रॉब्लम बारिश नहीं है, आया तो बारिश आ उसी से। गई। लेकिन ये सारे जो पानी है आपने कहा वो भांडुप की जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट से होके ही आता है या फिर वो डायरेक्टली भी आता है? नहीं, डायरेक्टली आ ही नहीं सकते Filtration होना ही क्योंकि होगा। फिल्टरेशन होना बहुत जरूरी है। ये रॉ वाटर है ना, लोगों को और- पता तो ही आई नहीं हैव कैसे फिल्टर होता माइसेल्फ है। सीन कि कैसे वो उन लोग वहाँ पे कैसे वो पानी लाया जाता है, उसे कैसे स्टोर करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं, एंड फिर ही वो जो पानी है वाया टनल्स, वाटर टनल्स जाता है टू ईच ऑफ दीज रेजर्वॉयर। जैसे एवरी एरिया हैज अ रेजर्वॉयर। पाली हिल रेजर्वॉयर हम सिर्फ नाम ऐसे बोलते हैं, राइट, बट आप सोचो इट्स एन एक्चुअल रेजर्वॉयर। वहां से पानी जाता है बैंड्रा, वो पूरे लोकेलिटी को। और ऐसे कहा जाता है कि बम्बई के नल का पानी बिस्लरी से अच्छा होता है। यस, आई एम ग्लैड यू बॉट इट अप। जो बॉम्बे का जो पानी है, अभी जो इंदौर में जो हादसा हुआ है, वी ऑल हैव बीन वेरी Correct. वरीड Just अबाउट recently हुआ इट। है। जस्ट रिसेंटली, इट्स सच अ स्कैरी वही थिंग। पानी पीने से मौत हो रही है। हाँ,
दिस इज लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग वी एक्सपेक्ट, बट जो बॉम्बे का जो पानी है, आई डोंट थिंक इन एटलीस्ट इन रिसेंट मेमोरी आई हैव हर्ड अ केस वेयर we've had deaths or we've had people being sick, largely being sick. हाँ, डिनाई नहीं कर सकते, ये होता है उसमें कहीं ना कहीं होगा ही कंटेमिनेशन। नहीं, वो इवन कंटेमिनेशन आपके बिल्डिंग के टाकी में भी हो सकता है जो आपने धोई नहीं है, से लेके जनरली ये ना, हाँ नीचे भी, और जनरली ना पब्लिक एरिया जो रहता है जैसे स्कूल्स हैं या कुछ पब्लिक ड्रामा थिएटर्स हैं, वहाँ जो पानी नल का आता है भले बीएमसी का हो, तो वो रेगुलर क्लीन नहीं हुआ है, मेंटेन नहीं हुआ है, तो फिर आपको कंटामिनेशन। तो ये तो वही बात हुई ना, फिर आके जैसे हमारे पास एज रिपोर्टर्स काफी बार कंप्लेंट आते हैं, मैडम बीएमसी का पानी अच्छा नहीं आ रहा है, आप लिखिए इसके बारे में। तो एज अ रिपोर्टर मेरी तो मैंने उनके आई हर्ड व्हाट दे हैड टू से, फिर मैं जाती हूँ बीएमसी के पास कि यू नो वाटर डिपार्टमेंट, वार्ड लेवल वाटर डिपार्टमेंट में जाती हूँ मैं, नॉट टू डायरेक्टली टू द हेडक्वार्टर। तो वो वार्ड लेवल वाले बोलते हैं अरे मैडम हमने चेक किया वहाँ जाके, उनकी खुद की टाकी खराब है, उनकी खुद की टाकी कंटेमिनेट हो चुकी है। हमने तो वो कैसे चेक करते हैं उसे, वो लोग दो तरीके से चेक करते, एक तो जाएंगे अपना खुद का जो कनेक्शन वो सोसाइटी में जाता है उसका पानी लेंगे और टेस्ट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे जो टाकी में पानी है, वो क्लियरली आपको बता देगा फॉल्ट कहाँ पे है। तो जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। पानी जो है इज अनडिनाइबल। क्योंकि इतने पॉपुलेशन बढ़ रही है मुंबई की, तो भी पानी और सीवेज दोनों भी आज तक तो केटर हो रहा है। पानी तो आई विल से हो मोर सकता है, सीवेज की बात करनी जरूरी है। क्योंकि सीवेज मुझे लग रहा है आज के डेट में बहुत बड़ा इशू है, मुंबई में तो है ही। जैसे आपने अभी रिसेंटली मीठी नदी का भी सीवेज वाला जो है वो आपने किया, आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो लेकिन इतना ज्यादा सीवेज जब निकलता है मुंबई से, तो उसको केटर कैसे करती है बीएमसी? से यहाँ पे इशू ऐसे है सीवेज का, क्यों, why is so much untreated sewage going into the sea? Why is into our nalas, into our rivers? मीठी की केस लेते हैं हम, मैंने फुल मीठी कवर किया है, जहाँ से मीठी स्टार्ट होता है। तो मीठी स्टार्ट कहाँ से होता है? मीठी स्टार्ट होता है जब भी विहार लेक ओवरफ्लो होता है। ओके, तो उसका जो ओवरफ्लो है कम्स डाउनवर्ड्स, वो पूरा डाउनस्ट्रीम है। किधर वैसे? पवई में है। ओके, तो वहाँ से जो है वो डाउनस्ट्रीम आता है, एंड डाउनस्ट्रीम आके मिट्टी को, वो मिट्टी रिवर बनता है। फिर हम बोलते हैं कि यू नो वो फिर नीचे नीचे आके वो माहिम को मिलता है। मतलब आई हैव गॉन थ्रू from starting from Vihar to Mahim, I have covered that entire stretch and I can tell you वहाँ पे जो बैंक्स में है काफ़ी जगहों पे, एटलीस्ट इन प्लेसेस लाइक अंधेरी या एयरपोर्ट के पास, देयर आर थिक एनक्रोचमेंट्स, कुर्ला, अंधेरी, इतना एनक्रोचमेंट है कि वहाँ पे तो लोग, धारावी भी है या वो सीवेज जो है वो गोज डायरेक्टली इनटू द यू नो। सो आई फील मुंबई नीड्स great political will to clear up these encroachments. कोई बोल नहीं रहा है इनको निकालो, उनको ये करो, डिसहाउस करो वगैरह वगैरह, बट either you relocate this and bring zero tolerance in future. मतलब कोई भी एनक्रोचमेंट टॉलरेट नहीं होना चाहिए। अभी अदानी जी कर ही रहे हैं ना धारावी को, वो तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एनक्रोचमेंट वापस रुकेंगे कैसे? वो है धारावी रीडेवलपमेंट शुड बी लुक्ड फॉरवर्ड टू, जरूरी है, बट आई एम सेइंग कि अभी आज के डेट पे हम क्या कर सकते हैं, यू नो ये रॉ सूवेज जा ही रहा है। जैसे मैंने रिसेंटली मैं गई थी बीएमसी, एक छोटा सा दे आर ट्राइंग आउट हाउ दे कैन ट्रैप सूवेज फ्रॉम टू नालाज फ्रॉम एंटरिंग मिठी, दे कैन ट्रैप दैट सूवेज, टेक इट टू द धारावी ट्रीटमेंट प्लांट। मैं धारावी ट्रीटमेंट प्लांट भी गई थी, इनफैक्ट वो साइंस स्टेशन के जस्ट बाहर है। टेक इट टू द ट्रीटमेंट प्लांट एंड treat that sewage. वो बायोलॉजिकल सीवेज है कि प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये बायोलॉजिकल सीवेज है। ये जो सीवेज है, treat that sewage and then discharge it into the sea. But I am saying जब मैंने एक्सपर्ट से बात की, वो बोली इतना पैसा खर्चा करने के वो करने से अच्छा ये यहाँ से आप लो फिर वहाँ पे जाओ। what will be the right thing to do is to stop this. सोर्स पे स्टॉप, हमें हर चीज सोर्स पे स्टॉप करनी चाहिए। तो हो ही जाएगा। अभी धारावी का रीडेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना। पर धारावी इज नॉट द ओनली वन। एक्चुअली इनफैक्ट मैं जब मैप देख रहा था गूगल पे, मिठी इज आप फ्लाइट लेते हो एयरपोर्ट से, कितनी बार आपने देखा है नीचे कितने एनक्रोचमेंट्स है। मतलब
नहीं, आप देखो वो सारे मिट्टी के अलॉन्ग हैं। मतलब धारावी से थोड़े ही छोटे स्लम्स बहुत सारे हैं मुंबई में। मैं ऑल जब ओवर मुंबई हाँ मुंबई देखा टिल था। मालाड पूरा स्लम्स ही है। मालाड के हिल से लेके पूरा धारावी से लेके पूरा स्लम्स है। Slums एंड स्लम्स आर एवरीवेयर, राइट फ्रॉम डोंबिवली, कल्याण, कलवा, एवरीवेयर यू फाइंड वसई, पॉकेट्स विरार, ऑफ हर जगह, स्लम्स हर इन जगह। एकर्स। ट्रू तो ये इन सब में भी वोटर बैंक का 100% ये इसीलिए वोटर बैंक तो रहता ही है, हाँ, देयर इज नो क्योंकि ये लोग उल्टा वोट देने जाते हैं हाँ और हम लोग वोट देने नहीं जाते जो जॉब्स, क्योंकि एक दिन छुट्टी मिली है, चलो क्रिकेट देख लेते हैं या क्रिकेट खेल लेते हैं या कुछ और ऐसा हम काम। रिलेटिवली प्रॉब्लम्स में कम है हाँ। वो ज्यादा एंड ये प्रॉब्लम्स में पॉलिटिकल क्लास भी बहुत अवेयर है इस बात की। हाँ, इसलिए- अगर पॉलिटिकल क्लास अपने वोट बैंक को अपीस करना चाहती है तो उनको भी पता है ना दैट दीज आर माय वोटर्स। ये लोग आते हैं, एक हाई राइज वाला शायद से जैसे ये बोल रहे हैं छुट्टी मना लेगा उस दिन। बराबर है। Exactly. लेकिन अभी मैं एक विषय अलग की तरफ लेके जाता हूँ। हम अपने जो दर्शक हैं उन्हें ये अवेयरनेस देते हैं कि म्युनिसिपल इलेक्शंस जो हैं उसमें जनरली जितने भी अभी मेरे फ्रेंड्स हैं या सर्कल में हैं वो सारे लोग नेशनल पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं। मतलब मोदी जी हैं तो वोट दे रहे हैं, सिर्फ वो सिंबल देख के वोट दे रहे हैं, या कोई धनुष बाण को दे रहा है क्योंकि मराठी का मुद्दा है। अभी तो वो भी 2 में बढ़ गए हैं, तो मशाल भी हो गई है। तो उसमें अभी ये है कि क्यों नहीं कोई कैंडिडेट को वोट देता है, कि क्यों ज़रूरी है कि जो खड़ा हो वो किसी पार्टी को ही बिलोंग करे। नहीं तो वोट्स मिलते भी नहीं हैं। निष्पक्ष खड़े रहते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, ज़्यादातर लोग तो हार जाते हैं। तो या तो जब पार्टी से निकाला जाता है तभी वो जीतते हैं। तो ये अवेयरनेस जो हम बोल रहे हैं कि उन्हें वोट देना चाहिए अपने मुद्दों पे, ये अवेयरनेस कैसे आए। और दूसरा मेरा ये पॉइंट भी है कि जब आप बोल रहे हैं कि वहाँ का लोकल प्रॉब्लम है, तो वो जो लोकल कॉर्पोरेटर वहाँ से जो जीत के आता है वो कौन से ऑफिस में बैठता है, ताकि हम जाके वहाँ उससे मिल के आएँ, या कोई ऐसा डे है कि वो हमारे पास आए या हम उनके पास जाएं एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो। हो सकता है मुझे मेरे ऊपर से पानी टपक रहा हो और वो पड़ोसी मान नहीं रहा हो, तो पुलिस स्टेशन आपने बोला जा नहीं सकते, तो कॉर्पोरेटर के पास जाने के लिए मैं कहाँ मिलूँ उसे जिसे मैंने चुन के दिया, या मैं कैसे पहचानूँ उसे। क्या उसकी जवाबदारी नहीं है कि वो कभी कभार आए हमारे सोसाइटी में या लोकेलिटी में, जैसे पहले राजा आते थे भेस बदल के और देखते थे समाज में क्या हो रहा है, दे यूज्ड टू मिंगल अगेंस्ट विथ अस। अभी तो वो हो नहीं रहा है, सो वी डोंट नो हाउ हुम टू। सो बेसिकली एक वोटर जो है को क्या जानकारी होना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बराबर, है, हाँ। तो ब्रेक करते हैं हाँ, इसे। पहली बात तो आपने बोला है कि लोग जाके नेशनल सिंबल पे वोट करते हैं एंड दे डोंट वोट ऑन द पर्सन और द कंटेस्टेंट। करेक्ट है। म्युनिसिपल इलेक्शंस में इट इज मैंडेटरी दैट एज अ वोटर यू वोट फॉर द कैंडिडेट। You should vote for the person you know is likely to bring in a change in your locality. The person should be accessible to you. ऐसे नहीं कि आज वोट मांगने आ गए और कल फिर 5 साल के बाद गायब। हाँ बराबर है। सो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वोटर टू फाइंड आउट कि आपका पहले वार्ड कौन सा है। Okay. काफी लोगों को ये भी पता नहीं रहता है, वार्ड पता। तो अभी हमारे पास कितने दिन है, जितने भी दिन बाकी है 7-8 इलेक्शन के दिन लिए, वो आप अभी जाके कई ऑनलाइन आपको दिखता है। जैसे बीएमसी का हो तो बीएमसी के वेबसाइट पे आपको दिखेगा, वहाँ पे एक टिकर चालू रहता है बीएमसी इलेक्शंस 2025-26। वहाँ पे जाके आप देखो आपका वार्ड कौन सा है। एक बार आपको वार्ड पता चल गया, यू हैव टू फाइंड आउट हु आर द कैंडिडेट्स। बीएमसी के खुद की वेबसाइट पे भी डाला है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डाले गए हैं हु आर कंटेस्टिंग। तो आप फाइंड आउट करो कौन है आपके कैंडिडेट्स। अगर आप वहाँ से नाम किसी का जानते हो, या मे बी काफ़ी बार आपने किसी की कोई कैंडिडेट आप पता है ये कैंडिडेट पहले कॉर्पोरेटर रह चुका है, ही और शी इज़ लाइकली टू डू गुड जॉब, तो फाइंड आउट मोर कि उन्होंने लास्ट टर्म में किया था कि नहीं। अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उसके बारे में फाइंड आउट करो। उन्होंने आजकल तो घर में आ जाते हैं ना मैनिफेस्टोज, ये लोगों के पैम्फलेट आ जाते हैं, बुक आ जाते हैं। बी एन अवेयर वोटर, वो एक बात है कि you have to find out, you have to take that responsibility. It's great that we live in a democracy, we get a chance to actually elect
आवर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सो वो एक है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट. दूसरी बात आपने पूछी कि ये कॉर्पोरेटर्स मिलते कहाँ पे हैं. हाँ, कहाँ अभी होते हैं? ये हो गया, इलेक्शन हो गया तब तो वगैरह, हमारे दरवाजे पे तो तब कहाँ हाँ है? अभी आपको जाना है उनके पास. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सो मेजॉरिटी आपने बोला जो इलेक्ट होके आते हैं वो कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रहते हैं. Yes. तो ये मेजर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिसेज आपके लोकेलिटी में डेफिनेटली रहेंगे. आप अगर स्टेप डाउन करो आपके सोसाइटी से या आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपको वहाँ लोकेलिटी में वो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस दिखेगा ही दिखेगा. जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हुआ था कोविड के टाइम पे. एक कपल था बोरिवली आईसी कॉलोनी से, वो लोग वैक्सीन लेके आए थे यूएस से. एंड यहाँ पे आपको याद है तभी एक क्राइटेरिया हुआ करता था, अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट हो तो ही आप तो ही ट्रेन आप- में ट्रैवल कर सकते हो, exactly, वरना नहीं कर सकते. exactly. उनको नहीं मिल रहा था ट्रेन में ट्रैवल करना, तो वो उन्होंने क्या किया, वो लेके गए अपने कॉर्पोरेटर के पास, तभी के कॉर्पोरेटर के पास. इनफैक्ट कॉर्पोरेटर थे अभिषेक घोसालकर जो हु पास्ड अवे इन अ वेरी या. सो उनके पास गए एंड देन ही टोल्ड देम व्हाट दे शुड डू. एंड वो हमने ही रीच्ड आउट टू मी एंड वी डिड अ न्यूज स्टोरी ऑन दैट. एंड द रेलवेज वर सो एम्फेथेटिक कि उनके घर में जाके उनको वो टिकट दिया. उन्होंने बोला कि यू नो क्योंकि जेन्युइन केस था ना. correct. सो तो वो कपल ने क्या किया था, वो सीनियर कपल जो था, वो लोग गए थे अपनी लड़की के पास यूएस में रहने को, और पता नहीं था लॉकडाउन आ जाएगा तो स्टक हो गए वहाँ. तो उन्होंने क्या किया तभी कि दे डिड द राइट थिंग ऑफ फाइंडिंग आउट कौन उनका लोकल कॉर्पोरेटर, गए उधर. तो हमको वो एफर्ट करना चाहिए. यू नो वन क्वेश्चन विच यू ऑल्सो आस्क्ड इन दिस इज क्यों इंडिपेंडेंस चुन के नहीं आते ज़्यादा करके, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज ही आते हैं. रीज़न इसका ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो एक यूनिट रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है. आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, उनके कार्यकर्ता जो रहते हैं, क्यों, व्हाट इज, व्हाई इज इट दैट देयर यूनिट इज इम्पोर्टेंट. उनका वो एक यू नो उनका रीच होता है, एक ऑरा बना होता है. क्योंकि दे नो इस बिल्डिंग से कितने लोग उतरेंगे वोट करने को. जिस दिन वोटिंग रहता है आप जाके कैंपेन करके आ गए, आप रैली निकाल लिए, आप सब कुछ कर लिए, बट अगर जिस दिन वोटिंग है तभी वो लोग आके नीचे वोट नहीं करेंगे तो आपके रैली का कोई फायदा नहीं. तो वो जो लास्ट टॉप जो है आपको वो प्लग इन करना है. तो ये जो नेटवर्क ऑफ लोग रहते हैं ना, इनके शाखा प्रमुख हो गए या शाखा अध्यक्ष हो गए या जो भी हो गए, जैसे भी जो भी लेवल पे जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके प्रेसिडेंट, वार्ड कमेटी प्रेसिडेंट, वार्ड कमेटी वाइस प्रेसिडेंट, उनका ये जॉब ही है जिस दिन वोटिंग हो हमारे कैंडिडेट को जाके ये लोग वोट करे. चलो नहीं करे बट एटलीस्ट ये लोग बाहर आए, वोट करे. और अगर मैं जानती हूँ कि आप जो है आपको हमारे पार्टी की तरफ यू थिंक दैट हमारी पार्टी बहुत अच्छी कर रही है देश के लिए, तो आपको पता है ये लोग मेरे लिए ही वोट करेंगे. आई रिमेम्बर एक एमएलए ने मुझे बहुत साल पहले ये बात बोली थी कि रिचा, मैं ये जानता हूँ कि कौन सा बूथ का ये खुलेगा और मुझे वहां से वोट गिरेंगे कि नहीं, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से ये लोग आते हैं, ये कॉलोनी के लोग आते हैं वोट करने को, यहाँ पे मेरे वोटर्स हैं, यहाँ पे मेरे सपोर्टर्स हैं. मैंने काम किया वहाँ. काम नहीं, काम की बात नहीं, यहाँ पे उसको पता है कि मेरे सपोर्टर्स है, लोग हैं जो अभी भी लगता है कि मैं चुन के आओ तो वो वोट करेंगे. अगर ये खुला तो इनको पता है यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है वोटिंग कैसे होती है, राइट. हर पोलिंग स्टेशन का अलग एरिया रहता है. तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंस क्यों नहीं आते, बिकॉज इंडिपेंडेंस की बात वो वेयर विथ ऑल नहीं रहता और रीच भी नहीं है उनके पास. एक और सवाल है. अभी प्रवीण खड़ा होना चाहता था इस इलेक्शन में. हाँ, मैं कह भी रहता हूँ. तो प्रवीण खड़ा कैसे होगा, उसे चिन्ह कैसे मिलेगा और पार्टी का नाम कैसे होगा? मुझे कोई वोट क्यों ये तो करेगा? अभी हुआ है, मैंने ये लास्ट वीक में कवर किया है, तो मैं आपको ऐसे लिख के बता सकती हूँ. अभी शॉर्ट में बता दीजिए. नहीं, Short लेकिन में बता बताइए, क्योंकि क्या अगर कोई जेन्युइनली काम करना चाहता है और खड़ा होना चाहता है तो वो कैसे खड़ा हो और कैसे अप्रोच करे? जो रिसेंट इलेक्शंस हुए, जो अभी चालू है, वी आर अंडर वे, वी आर इन द मिस्ट ऑफ दिस इलेक्शन फ्रेंजी. यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन एक पूरा ये निकालता है, शेड्यूल निकालता है कि ये दिन से ये दिन, जैसे मुंबई में था तभी, नॉट मुंबई में, ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में था इन MMR, 23 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर आप नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हो. तो आपको जाना है, नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, जो भी आपका जहाँ पे भी रिटर्निंग ऑफिसर हो आपके एरिया का, जहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहते हो.
फिर आपने नॉमिनेशन फॉर्म, वो एक लेंदी प्रोसेस रहता है, ऐसे नहीं कि हमने नाम वाम लिख के दे दिया। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे पूछा जाता है कि आपकी इनकम क्या है, आपका एसेट्स, लाइबिलिटीज़, वो सब आपको उसमें डालना पड़ता है। तो इट्स वो काफ़ी लोग क्या करते हैं, फॉर्म लेके आते हैं फिर उसको भर के वापस दे देते हैं। दूसरी बात हो गई यहाँ पे, वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपको वो स्क्रूटिनाइज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इनफैक्ट परसों ही एक स्टोरी की है कि पहली बार कैंडिडेट्स को पूछा गया आपका विजन क्या है, अगर आप चुन के आए तो पहली बार ही पूछा गया है। पहली बार पूछा गया है कैंडिडेट्स को, विच इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली, सबसे पहले ही सवाल होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पहली बार पूछा गया है इन अ बीएमसी जनरल इलेक्शन। 2018 में आया था ये रूल। फिर उसके बाद जो भी बाई इलेक्शन हुए, बिकॉज आपको पता है लास्ट इलेक्शन 2017 में हुआ है, तो बाई इलेक्शन हुए तो वो रूल यूज किया गया था। तो द थिंग इज कि वो होने के बाद, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटिनाइज होता है। अगर कोई आपने बराबर से नहीं दिया है आंसर, कुछ इनकम्प्लीट है आंसर, वो रिजेक्ट हो जाता है। ये बार कुछ आई थिंक अराउंड 167 कुछ रिजेक्शंस भी हुए थे। अभी आज की तारीख में देयर आर 1700 कैंडिडेट्स फॉर द मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। इसमें क्रिमिनल केस होगा सब कुछ लिखना है आपको। वो नॉमिनेशन फॉर्म में 4 डॉक्यूमेंट अटैच करने देने पड़ते हैं। इसमें ये क्या डॉक्यूमेंट है, एक है कि आपको अपने वार्ड ऑफिस, जैसे मैंने अभी पूरा आपको समझाया, वार्ड ऑफिस वगैरह, वार्ड ऑफिस आप जहाँ रहते हो वहाँ जाके आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना पड़ता है कि आई हैव नो प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज। फिर आपको उनसे और एक सर्टिफिकेट लाना पड़ता है कि आई हैव नो वाटर टैक्स ड्यूज। फिर आपको अंडर स्वच्छ भारत अभियान ये भी उनका ये करना पड़ता है कि यू हैव अ टॉयलेट इन योर हाउस और यू आर यूजिंग अ कम्युनिटी टॉयलेट। एंड फिर आपको पुलिस स्टेशन से आपके कितने क्रिमिनल केसेस है वो सब ना। सो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। इतना काफी लोग तो एक पूरी टीम बनाई रहती है, जैसे इसलिए आधे लोग तो ऐसे जाते हाँ, बट जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं ना, उनके पास एक टीम रहती है, एडवोकेट। उसमें कुछ भरना पड़ता है क्या पैसे? हाँ, एज अ डिपॉजिट आपको भरना पड़ता है, बट दैट नॉट डिफर्स। इफ यू आर अ वुमेन वो कम रहता है, देन इफ यू आर एवरेज कितना होता है? आई थिंक इट्स 5000 रुपीज वो डिपॉजिट। फिर वो वुमेन या इसके लिए 2500 रहता है। फिर उसके बाद वो स्क्रूटिनाइज होता है। स्क्रूटिनाइज के बाद वंस इट इज स्क्रूटिनाइज, फिर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं उनको तो मिल जाएंगे। जैसे बीजेपी का कैंडिडेट हो गया तो उसको कमल मिलेगा, कांग्रेस को हाथ मिलेगा, या शिवसेना वालों को या तो बो एंड एरो या मशाल मिलेगा। ओके, धनुष्य बाण या मशाल। जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं वो फिर सिलेक्ट कर सकते हैं उनको क्या ये, मतलब वो प्रपोज कर सकते हैं। तो पार्टी का नाम भी देना पड़ेगा और सिंबल भी देना पड़ेगा, या प्रवीण गाजवा इंडिपेंडेंट के लिए? हाँ। नहीं, इंडिपेंडेंट में तो पार्टी नहीं होता ना, अपक्ष आता है, अपक्ष आता है। और फिर वो आपका सिंबल आता है, वो सिंबल देते हैं ये लोग। जैसे यहाँ जो अभी इलेक्शन हो रहा है उसमें से इतने यूनिक सिंबल्स है, जैसे कप एंड सॉसर इज अ सिंबल, लैपटॉप इज अ सिंबल, पेन का निब इज अ सिंबल। उनकी तरफ से आता है या हमें देना होता है? आई थिंक वो ऑप्शंस देते हैं। अच्छा, वही देते हैं। धोबली मिर्ची इज अ सिंबल, द ब्लैक बोर्ड इज अ सिंबल। कबूतर होगा, पत्ते होंगे, तो ऐसे बहुत ही यूनिक सिंबल्स रहते हैं। बट रिकॉल चुनना पड़ेगा कोई सिंबल उसमें से। बट रिकॉल वैल्यू जो रहता है, एज यू सेड, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का काफी रहता है। लेकिन ये जो आपने स्क्रूटिनी कहा, ये फॉर्म कहा, इसमें कहीं ये टेस्ट भी होता है क्या कि ये बंदे को एक्चुअल नॉलेज है क्या, कि क्या काम होता है? कि मेरे जैसे बंदा जिसको नॉलेज ही नहीं वार्ड क्या होता है वो जाके खड़ा हो सकता है? यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता है। जैसे कोई ऐसे आपको, इट्स नॉट एन एग्जाम, कोई भी जाके नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है। सो जो एक्चुअल जज है आज के म्युनिसिपल इलेक्शंस में जो आ रहे हैं वो है जनता। अच्छा, जनता ही डिसाइड करेगी? जनता डिसाइड करेगी मेरा नेक्स्ट कॉर्पोरेटर कौन होगा, एंड वही जनता जो जाके वोट करेगी। लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या प्री रिक्विजिट भी नहीं है कि 10वीं पास तो होना चाहिए कम से कम? देयर इज नो प्री रिक्विजिट, कुछ भी नहीं। देयर इज नो प्री रिक्विजिट। बट आई थिंक आज अभी तो आपने देखा होगा लॉट ऑफ कैंडिडेट, जैसे मैंने ही रिसेंटली देखा किसी ने अपने बैनर में लिखा MA पास। तो लोग हैव स्टार्टेड टेकिंग दैट वेरी सीरियसली कि उन लोग आज, आपने भी देखा होगा कैंडिडेट आजकल जैसे टीचर, CA, एडवोकेट, वो लोग सब लिखते हैं बिकॉज दैट इज नाउ कंसिडर्ड अ थिंग। पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। नहीं तो पहले ऐसे रहता था कि फिर भी अनपढ़ ज्यादा ऊपर के पोस्ट पे। सच्ची, एग्जैक्टली, कम से कम देश के ऊपर के पोस्ट पे भी बहुत अनपढ़ लोग हैं। तो अभी मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आता हूँ ऋचा, कि ये 3 बार इलेक्शंस होने की क्या ज़रूरत है?
हम क्या एक ही बार इलेक्शन नहीं कर सकते, या वो जो स्टेट के लिए हमने जिन्हें चुना है वही ये सब नहीं दे Automatically कर सकते? रहे हैं, हाँ। मतलब हमें क्यों वार्ड के लिए अलग करना है, इसके लिए अलग करना है? फिर शायद ग्राम पंचायत लेवल पे, गाँव पे और एक चुनाव भी होता है। तो ये 3-4 चुनाव, इतने सारे चुनाव करते रहेंगे तो देश का पैसा भी तो वेस्ट हो रहा है इस चुनाव में। नहीं ना, बट हर इट गेट्स यू बैक टू आवर प्रीवियस कॉन्वर्जेशन यहाँ पे कि हर इशू अलग रहता है ना। जो एमपी इलेक्शंस होते हैं, जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे एक एमपी इलेक्ट होता है एक बहुत ही लार्ज एरिया के लिए, जैसे मुंबई नॉर्थ के जो एमपी है वो मिनिस्टर पीयूष गोयल है, तो आप सोचो उनका एरिया कितना लार्ज है कंपेयर टू, तो वो पूरा नैरो डाउन हो जाता है। जैसे एमपी का एरिया आता है, एमपी विल टेक सेंटर स्पेसिफिक इश्यूज, जैसे एयरपोर्ट लैंड हो गया या गवर्नमेंट स्पेसिफाइड रेलवेज का इशू हो गया, दोज ऑल इश्यूज ऑफ द पब्लिक एट द पार्लियामेंट लेवल। जो एमएलए रहता है, एमएलए टेक्स एनीथिंग टू डू विथ योर स्टेट, एनी स्पेसिफिक इशू विच कंसर्न, जैसे कि कोई रीडेवलपमेंट का हो गया, क्लस्टर रीडेवलपमेंट की बात हो गई, तो दैट एन एमएलए विल टेक, एंड वो फिर वापस नैरो हो जाता है इन कॉरपोरेशन में जो कॉरपोरेटर रहता है वो कूड़ा कचरा, पानी, रास्ता, ये सब इश्यूज लेता है। तो काफ़ी बार लोग जंबल अप हो जाते हैं, वो एक कॉरपोरेटर का इशू एक एमपी के पास लेके जाते हैं। ऐसे नहीं है कि वो सॉल्व नहीं कर सकते, एक एमपी भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो जाके वार्ड ऑफिसर को फोन करेगा और बोलेगा क्यों नहीं कर रहे हो आप, बट उनकी प्रायोरिटी ही वो नहीं है ना। उनकी प्रायोरिटी है कि वो तो वो क्या करते हैं जनरली, वो इशू को उनके जो पास जो ग्रीवेंस लेके गए हैं जो पब्लिक या सिटीजन एसोसिएशन, वो उनको भेजते हैं उनके लोकल कॉर्पोरेटर के पास। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका कोई कॉर्पोरेटर चुन के आए ताकि वो भेज सके, फिर वो कॉर्पोरेटर उसको इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस, क्योंकि कॉर्पोरेटर को पता है वहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्टर कौन रहेगा, वो उसको जाके पकड़ेगा पहले कि अरे भाई क्यों नहीं कर रहे हो आप इनका काम। वो डायरेक्टली वो इशू लेके बीएमसी हेडक्वार्टर्स नहीं आएगा ना। लेकिन इनका सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, भले गवर्नमेंट के एंगल से देखें ऊपर से तब ये सब सिंप्लीफाइड लग रहा है, ऑर्गेनाइज लग रहा है, लेकिन जब नीचे से देखते हैं सिटीजन लेवल से तो ये कन्फ्यूजन साउंड करता है कि यार इतने इलेक्शंस, इतने लोग, मैं किसके पास जाऊं, किससे कंप्लेंट करूं, कौन सी चीज़ किसके अथॉरिटी में है, ये कौन करे? दूसरा एस्पेक्ट ऐसा भी है कि क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ही ये सब संभालें, क्यों हमें जनप्रतिनिधि चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो गए जो कि जाके नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेट लेवल का जो बॉडी है, जैसे आपने पीयूष गोयल जी का नाम लिया, तो उनके नीचे आईएएस ऑफिसर्स हैं और वार्ड्स हैं जो आपने बहुत अच्छी तरह स्ट्रक्चर बताया। उन स्ट्रक्चरल वार्ड्स में उन ऑफिसर्स हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, तो उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। क्यों हम नगर सेवक को चुन के लेके, जैसे कॉर्पोरेट कंपनी चलती है वैसे ही क्यों नहीं चल सकता? आई थिंक इट टेक्स अस बैक टू अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड ईयर। ये मतलब 2022 में इलेक्शंस बीएमसी का इलेक्टेड बॉडी का टर्म खत्म हो गया। वी आर इन 2026 आज। 2 से लेके 6 तक देयर वाज नो इलेक्टेड बॉडी इन प्लेस। कौन डिसीजन ले रहा था? एक आईएएस, करेक्ट ऑफिसर, जो जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। चुना मतलब उनको एंट्रस्ट किया था। अभी बीएमसी के केस में जो आईएएस, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, वही है एडमिनिस्ट्रेटर। जब भी एक इलेक्टेड बॉडी नहीं रहती है तभी एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते हैं, तो बीएमसी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर ही है। आप पूछ रहे हो कि क्यों यही जो बॉडी है यही क्यों काम नहीं कर सकती, हम कॉर्पोरेटर क्यों इलेक्ट करना है? बिकॉज जो कॉर्पोरेटर्स रहते हैं, जैसे मुझे एक बहुत ही एक सीनियर ऑफिसर ने, आईएएस ऑफिसर ने एक बात बताया था कि दिस जो कॉर्पोरेटर्स है, दे आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। आप उनका वार्ड इतना छोटा रहता है, एक 50,000 का वार्ड पॉकेट रहता है उनका। वो 50,000 में भी उनके नीचे कुछ 50-100 लोग उनके कार्यकर्ता रहेंगे, हर एरिया में कहीं पे भी उनका कोई रहेगा। तो ये लोग जो रहते हैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल फीडबैक लाते हैं। वो लोग बता पाते हैं कौन से स्लम में स्लम पैसेज बनाना ज़रूरी है, इतना माइन्यूट लेवल वो लोग इंफॉर्मेशन ला सकते हैं।
ये जो कॉरपोरेटर है ये जब भी अपने लोकल एरिया रेसिडेंट्स का ग्रुप बना के जाते हैं बीएमसी के पास बोलने को कि यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, इनको ज़्यादा एंटरटेन किया जाता है कंपेयर टू जब भी एक सिटीजन जाता है और बोलता है कि ये नहीं हो रहा है वगैरह। क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रॉबेबली सीजन्ड है, उसको पता है सिस्टम कैसे चलती है। वो शायद से एक हॉकर का इशू लेके वार्ड ऑफिसर के पास नहीं जाएगा डायरेक्टली, वो जाएगा एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के पास वो इशू लेके, फिर वो सॉल्व नहीं होता है, फिर वो जाएगा वार्ड ऑफिसर के पास। वो वार्ड ऑफिसर भी ना करे तो फिर वो जाएगा एक डेप्यूटी कमिश्नर के पास। हर एरिया का हर जोन का एक डेप्यूटी कमिश्नर रहता है। फिर वो सॉल्व नहीं होगा, वो जाएगा एडिशनल कमिश्नर के पास, जो मैंने आपको बताया हायरार्की बताया आपने। और फिर फाइनली वो जाएगा, अगर सॉल्व नहीं होता तो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास। तो इट्स अ वेरी जो सिस्टम है एक बराबर लेड आउट हायरार्की है, बट देयर इज इट इज नॉट स्पेल्ड आउट एनीवेयर। जो कॉमन सिटीजन होता है क्या किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, किसी भी नगर सेवक का कोई कैबिन होता है? यस, इन कैबिन नहीं रहता है, वार्ड कमेटी मीटिंग्स रहती है हर पीरियोडिकली। आई विल नॉट से ऐसा कोई पीरियड नहीं रहता, बट पीरियोडिकली हर वार्ड में, जैसे कि एच वेस्ट हो गया विच कवर्स एरियाज ऑफ बैंड्रा वेस्ट, खार, सेंटा क्रूज, ये पीरियड में हर देर विल बी अ मीटिंग, वार्ड कमेटी मीटिंग, जहाँ पे वो एच वेस्ट वार्ड में जितने कॉर्पोरेटर्स हैं 10-11 जो चुन के आए हैं उनकी मीटिंग रहेगी। वो रहेगी इसके साथ, वार्ड ऑफिसर के साथ, डेप्यूटी कमिश्नर के साथ। एंड वो मीटिंग में काफ़ी जो लोकल इश्यूज है, लोकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पोस्टर बैनर हो गया, लोग कंप्लेन करते रहते क्या है ये पूरा सिटी में आपने इलीगल डाल के रखा है। आपने कौन सी इंटरनेशनल सिटी में देखा है ट्रम्प का पोस्टर है? आप कभी अमेरिका गए हो तो आपने देखा है कि कियर स्टामर का कहाँ पे पोस्टर लगा? आप सोचो जब कियर स्टामर इंडिया आया था तभी भी उसका फोटो लगाया था। नहीं, दीज बैनर्स इवन कवर द लोकेशन या डायरेक्शन ऑफ द सिटी। जैसे कि यहाँ से पनवेल इतने किलोमीटर दूर है, उसके ऊपर ही वो लोग अपने वार्ड दिवस का बट वो तो आई एम टेलिंग यू, वो पॉलिटिकल क्लास को तो वो उस पे स्टैंड लेना ही चाहिए। कोर्ट ने बार बार सालों पहले हाई कोर्ट ने इनको फाइन किया है पॉलिटिशियंस को कि आप बंद करो ये। इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स ने इस पे कैंपेन्स भी चलाए हैं कि पोस्टर बैनर्स को बंद करना चाहिए। अभी तो आप कोई भी सर्कल देखो, जैसे महेश्वरी उद्यान हो गया या किंग सर्कल देखो, आप कोई भी देखो, साइंस सर्कल, वो पूरा सर्कल कवर रहता है वो बैनर। और अभी तो दिन ब दिन वो बैनर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उसके बच्चे का भी बर्थडे है तो भी वो दिखेगा बैनर में। और उसकी साइज भी बड़ी होती है, और वो वेस्ट भी बहुत बड़ा है ना। बोलते हैं रिकॉल वैल्यू रहता है। मैंने पूछा किसी पॉलिटिशियन को, आप क्यों ये मतलब क्या है, पॉइंट क्या है इसका? बोलते रिकॉल वैल्यू रहता है, वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। दूसरा एक और चीज, आप बैनर्स की बात चल रही है इसलिए, पार्क जो बनते हैं या बेंचेस भी लगाते हैं उनमें भी वो नगर सेवक अपने नाम डाल देते हैं। बट आप सोचो ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग अपने पैसे से नहीं लगा रहे हैं, वो पब्लिक का पैसा फिर भी ये नाम लगा देते हैं। मैंने इनफैक्ट रिसेंटली ये स्टोरी कवर की थी थोड़े दिन पहले। चांदीवली वेलफेयर रेसिडेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने उनका मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि डोंट यूज आवर पब्लिक मनी टू पब्लिसाइज योर वर्क। बिकॉज तुम टैक्स पेयर्स वो जो बेंच लगा रहे हो, वो डस्टबिन दे रहे हो तुम हमें, वो तुम अपने पैसे से तो नहीं दे रहे हो, तुम दे रहे हो जो टैक्स पेयर्स का मनी है। तो हमारा नाम होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन एक चीज आपने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से समझाई कि क्यों हमको एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, कि हम जाके दौड़ भाग तो कर नहीं सकते कि वो काम हो रहा है कि नहीं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो तो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कहीं पे नाला लीक हो रहा है? जैसे हम बार बार बोलते रहते हैं, आप एसी कैबिन में बैठ के क्या समझोगे? एग्जैक्टली। तो रिप्रेजेंटेटिव उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब एक अलग मुद्दा है, रिवर्स। समझ लो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही या तो करप्ट है या तो आलसी है या तो समझ लो उसी के अंदर फॉल्ट है, लेकिन हमने रिस्क ले लिया और हमने उसको इलेक्ट कर दिया तो 5 सालों तक रहता है। तो अब अगर वो ही सही काम नहीं कर रहा है तो वो कंप्लेन कहाँ की जाए? तो फिर यू हैव नो ऑप्शन बट गोइंग टू द बीएमसी या गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। अगर ये करप्ट है या लैकडाइसिकल है या नहीं काम करे, आलसी है, तो आई फील एज अ वोटर तुम्हें जाना चाहिए अपने एमएलए के पास। और अगर एमएलए आपको बोले कि आप ये इशू लेके हमारे पास क्यों आ रहे, कॉर्पोरेटर के पास जाओ, तो यू हैव अ रीजन ना।
मतलब वो काम नहीं काफी कर रहा। बार क्या होता है ना, लोग डायरेक्टली गो टू एन हाँ, एमपी, डायरेक्टली गो टू एन एमएलए। मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ, इवन इन माय रिपोर्टिंग, मैंने हमेशा ये एक सीखा है कि अगर आप कोई भी इशू कवर कर रहे हो, पहले आप सबसे नीचे के ऑफिसर को जाके पूछो कि क्या इशू है, समझो उसे, फिर फिर यू नो हायरार्की, एक हायरार्की है ना सिस्टम में। आप कोई भी अगर स्टोरी भी करना चाहते हो न्यूज़पेपर में, आप सीधा जाके एडिटर के पास तो नहीं जाओगे, correct। वो रिपोर्टर ही आपको स्टोरी करके देगा ना। तो अगली पहले बार चुन के मत लेके आना उन्हें। हाँ। जो अभी मैम मैं एक समझना चाहूँगा ऋचा कि उनके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, ओके क्योंकि जैसे प्रवीण खड़ा हो रहा था तो प्रवीण बोल रहा था खर्चा कितना होगा तो हमने कैलकुलेट किया कि 50 लाख का तो खर्चा है सारे कैंपेनिंग में, हाँ। तो वसूल कैसे होगा ये उसका डाला तो अभी ये वसूल कैसे होगा 5 साल में बताइए। तो जो कॉर्पोरेटर्स है उनको एक अलाउंस मिलता है, हर महीने का एक अलाउंस मिलता है विच इज 25,000 रुपीज। तो फिर वसूल नहीं होगा फिर वसूल कैसे होगा? तो अब एक जायदाद मिनट, बेचनी पड़ेगी मुझे। तो वो जो है बीएमसी कॉर्पोरेटर की बात कर रही हूँ मैं, उसके बाद उनको एक डेवलपमेंट फंड मिलता है एंड कॉर्पोरेटर फंड जो है 1,60,00,000 पर ईयर। बट वो ऐसे नहीं है कि अगर प्रवीण तुम चुन के आएगी वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाएगा, वैसे नहीं होने तो कहाँ वाला जाएगा? है। तो वैसे contract दोगे, तो मैं वैसे बनाऊंगा। नहीं ये मैंने नहीं कहा इन्होंने कहा है और किकबैक दूंगा तभी होगा। नहीं, तो ये मैंने नहीं कहा है। तो ये जो मनी है ये वार्ड कमेटी का वार्ड फंड रहता है। तो वो कॉर्पोरेटर काम प्रपोज करता है, फिर वो प्रपोज करेगा कि यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए, वो काम में लगेगा कोई कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कि ये है। मेरे मार्ग को। तो जैसे गटर बनाने कॉन्ट्रैक्टर दो। लगेगा तो काफी बार ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि यू नो कॉन्ट्रैक्टर्स आर बीइंग आर्म ट्विस्टेड बाय द Exactly. लोकल नेताज टू पे देम अप, फिर ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि Exactly. काम तो इन्होंने ही प्रपोज किया है ना। एग्जैक्टली। तो आई फील जो ये कभी कभी प्रॉब्लम एक नेक्सस का हो जाता है, वो नेक्सस जो है आपको ब्रेक करना पड़ेगा, देन वी कैन, everybody is only asking for a livable city. We need to understand nobody is asking you for a Shanghai, nobody is asking you for a London. हम भी समझते हैं कि हमारे सिटी में पॉपुलेशन इज एन इशू, यहाँ पे तो सिविक सेंसेस जीरो। हाँ, लेकिन हम दूसरे देशों में बहुत एक्सीलेंट नहीं, हम लोग अच्छे हैं। एग्जैक्टली हाँ, हम condition के ऊपर। जैसे ही वो प्लेन के सीढ़ी हाँ, चढ़ते हाँ। हैं ना, हमारे सिविक हाँ। सेंस रीचेस 10। 10 वही दुबई और लंदन में बहुत अच्छे हो आप जाते मुझे हैं। बोलो दुबई में आप ट्राई करो कहीं हाँ। कचरा डालना, थूकने की कोशिश करो। वही लेकिन नहीं, बट इशू है, आई एम टेलिंग यू, आपने बहुत ही सही पकड़े हैं इसको कि हम यहाँ पे जो इतना मतलब हम गंदगी की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि यू नो हर जगह पे पीपल आर स्पिटिंग, कौन से अब्रॉड देश में होता है ये? नहीं होता है। कौन से अब्रॉड देश में आप लेकिन और आप नेक्सस की बात कर रही थी, नेक्सस तो ब्रेक होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं, क्योंकि वंस अगेन मैंने 50 लाख जैसे डाले हैं अगर कैंपेनिंग में, तो ऑब्वियसली 50 लाख एक तो लिमिट नहीं है, आप सिर्फ 15 लाख डाल सकते हो। लेकिन ऑफिशियल campaigning लिमिट में- सिर्फ हाँ, आपको पता है राइट, देयर इज नहीं नहीं ये नहीं, you नहीं, need to बताइए, tell बताइए, us। बताइए। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज लेड दिस डाउन कि आप सिर्फ 15 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो इन योर कैंपेनिंग। और ज्यादा हुआ होगा मतलब मेरे तो- पास ज्यादा उनकी पैसे है तो पूरी ये है, उनकी एक Scrutiny टीम होती है। स्क्रूटिनी होती My है, God. आपको पूरा लॉग इन करना पड़ता है, इलेक्शन होने के बाद आपको फाइल करना पड़ता है वो कि आपने कितना खर्चा फिर किया। कहाँ से लाए हुए एंड तो? दूसरी बात आपको ये भी करना पड़ता है कि उनकी एक टीम रहती है जो हर जगह जाती है और चेक करती है। जैसे अभी मेरे पहचान के कल मेरे हस्बैंड जा रहे थे, उन्होंने इसने रुकाया, ट्रैफिक वाले ने रुकाया एंड दे चेक्ड हिज जो For the cash. गाड़ी है उसको चेक की। तो अगर आप देखो आज के दिन में देयर इज अ लॉट ऑफ चेकिंग हैपनिंग हर नाके पे, हर जगह For the पे cash transaction, कैश you're कैश saying. एब्सोल्युटली कैश, बिकॉज वोटर्स गेट ल्यूर्ड ना। हाँ। अगर किसी को बोल दिया कि हम पैसे देंगे और आप वोट करें हमें, दे गेट ल्यूर्ड ना इनटू Yeah, ऑल yeah, दिस। yeah, Exactly. पुअर एटलीस्ट अगर मे बी एन एजुकेटेड किसी के पास पैसे हो तो इट्स अनदर थिंग, बट जो पुअर है उनके लिए इट मींस अ लॉट। लेकिन अभी कॉर्पोरेटर्स भी ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि इफ यू सी तो इस वक्त शायद कुछ लोग बिन विरोध भी आ रहे हैं, तो इजंट इट किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी? Yes, मतलब exactly. मुझे शायद मेरे वार्ड में वोट देने के लिए जाना ही नहीं पड़ रहा है। जबकि एक ऑप्शन है नोटा का। हाँ सोचो ना आप, मतलब बट ठीक है, बट इट इज
आई मीन ये इस पे बहुत डिस्कशन हो रहा है कि व्हेन आई हैव एन ऑप्शन कि मैं जाके नोटा दबा सकती हूँ, करेक्ट है। तो भी आप कैसे बिन विरोध उसको, बट आप सोचो इट इज, आई थिंक इट इज हिस्टोरिक एग्जैक्टली कि वी हैव सीन अनऑपोज्ड इलेक्शंस टू दिस एक्सटेंट। एंड नोटा आल्सो डजंट इलेक्ट समवन ना, सो प्रॉब्लम ये होता है सिटीजन के पास तो अभी जो है वही उसी से काम चलाए। और वापस इलेक्शन का खर्चा भी तो है स्टेट के ऊपर, तो वो नहीं Time ही करे waste है। तो टाइम वेस्ट है, सिटीजन का टाइम वेस्ट है। तो उस हिसाब से आज के तारीख में मैं जिस एरिया से आ रहा हूँ कल्याण डोंबिवली, वहाँ से तो कई लोग कई वार्ड्स में तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि Unopposed आ गए। अनअपोज्ड आ गए। इनफैक्ट यू नो ये बार सरप्राइजिंग थिंग है कि मैंने आज ही इस पे स्टोरी की है कि जो 30 इयर्स का अगर आप डेटा देखें, 30 इयर्स में बीएमसी में पहली बार है कि इतने कम कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। 1700 लड़ रहे हैं, जबकि प्रीवियसली देयर हैव बीन 25% अभाव रह चुका है। मोर देन 2000 कैंडिडेट्स। आप 30 इयर्स का डेटा देखो, मतलब इट क्लियरली population गिव्स यू भी कम आइडिया, थी, obviously। बट एंड आइडियली आज के सिचुएशन में आप और मैं सोचोगे कि इतनी स्प्लिट हो चुकी है पार्टियां कि और कैंडिडेट्स होने चाहिए, Exactly। लॉजिक तो वो है, वही, लॉजिक exactly। तो आप Parties भी बढ़ गई सोचो हैं। अगर वो होने के बाद कैंडिडेट्स कम है तो क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स कम है। आप इसे थोड़ा एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा। एक तो है कि जो मेजर पार्टीज है दे हैव मैनेज टू कन्विंस जो हाँ। इंडिपेंडेंट्स अपक्ष जो लड़ रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोस कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन 1 वोट से जीता जा सकता है। 1 वोट, इनफैक्ट लास्ट टाइम 2017 में मैंने एक इतना इंटरेस्टिंग किस्सा कवर किया था, जबकि 2 कैंडिडेट्स थे बीजेपी और सेना के, दोनों के बीच में टाई हुई थी। दोनों के बीच में टाई हुई थी एंड दोनों को एग्जैक्टली सेम वोट्स मिले थे। अभी इसमें से जीता कौन जीतेगा? आप बोलो मुझे। तो एक एडिशनल वोट कास्ट किया गया या क्या किया? नहीं, तो बीएमसी ने जाके, मतलब पहली बार ये हुआ Toss कि किया गया? नहीं, तो पहली बार ये हुआ कि ऐसे तो सब जाके रूल बुक ढूंढने लगे कि क्या करना चाहिए ऐसे केस में। तो ये 2017 की बात है जब ये इलेक्शन हुआ था। बीजेपी और सेना के कैंडिडेट थे, फिर बाद में फाइंड आउट किया, क्योंकि तभी डिक्लेयर करना है ना हमें विनर कौन है, तो पता चला कि ऐसे केस में चिट्स निकालने पड़ते हैं। अच्छा, वही हुआ। फिर चिट्स निकालने, अभी निकालेगा कौन? एग्जैक्टली। अगर मैंने निकाला तो तुम भाजपा के खिलाफ हो, तुम सेना के खिलाफ हो, ऐसे सब बात हो जाएंगे, तो चिट्स निकालेगा कौन? तो तभी कमिश्नर गए थे, म्युनिसिपल कमिश्नर थे अजय मेहता करके बीएमसी के, तभी तो वो गए थे वहां पे। अभी लॉर्ड्स डाले तो बोले निकालना पड़ेगा, अभी कौन निकालेगा? कोई आप, अगर आप रहते तो आप निकालते। हाँ नहीं, वो लोग ऑब्वियसली फिर गाली तो सुनी थी। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या करना है इस केस में? सब चुप बैठे थे। वहां पे एक बच्ची खेल रही थी, एक छोटी सी बच्ची, गार्डनर की बेटी थी वो, एक लोकल माली की लड़की थी, वो खेल रही थी। तो उसको बोला बेटा इधर निकालो। तो उसको बोला चिट्ठी निकालो तुम इसमें से। तो उसने चिट्ठी जब ये निकाली तो जो कैंडिडेट जीता वो इतना खुश हो गया कि इसने वो बच्ची को ऊपर उठा लिया एंड वो, मतलब वो फोटो हिस्टोरिक मोमेंट था कि कौन वो था लेकिन? बीजेपी का कैंडिडेट था, अतुल शाह करके। लकी ड्रॉ नहीं होता है, वो लोग खेलते हैं। अतुल शाह करके कैंडिडेट थे, तभी वो जीते। लेकिन इससे एक और चीज याद आती है निशा, कि पिछले इलेक्शन में जब ये हुआ नहीं, था, बट मेरा सिर्फ ये बात एस्टेब्लिश करना था यहाँ पे कि आप समझ सकते हो ना कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है ये। एग्जैक्टली। कितना क्लोज, मतलब क्यों पार्टीज अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं ताकि कोई और ज्यादा ना हो ऑपोजिशन। एंड हमारे साथ अभी जो लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ है, एमएलए का जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे एक ऐसी भी सीट आई है जहाँ पे एक कैंडिडेट 49 वोट से जीता है। एमएलए इलेक्शन में कोई इतने क्लोज मार्जिन से नहीं जीतता है। मैं विटनेस हूँ, नेस्को में काउंटिंग हुआ था, मैं थी वहाँ पे। मैंने वो लिटरली मेरे सामने देखा है कि एक कैंडिडेट जो लिटरली वो आया अंदर, मैंने बोला आप जीत गए वगैरह, कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने उसका फोटो लिया क्योंकि मेरी आदत है हर चीज़ फोटो लेना फिर ट्विटर पे डालना। मैंने वो डाला एंड देन पता चला कि 49 वोट्स की वजह से वो हार गया। तो आप समझ सकते हो जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इतना, वो एमपी इलेक्शन था, नॉट एमएलए। रविंद्र वाइकर वाज द विनर एंड उनके अगेंस्ट गजानन कीर्तिकर जो फॉर्मर एमपी थे, उनके लड़के लड़ रहे थे, अमोल कीर्तिकर। तो
तो वी हैव टू अंडरस्टैंड जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें इट इज़ अ वेरी क्लोज नेट फाइट. नो पॉलिटिकल पार्टी इज टेकिंग द सिचुएशन फॉर ग्रांटेड कि हो जाएगा. हाँ, हम ही आएंगे, कोई हम कॉन्फिडेंस ही आएंगे कोई नहीं बोल सकता है, बिकॉज हमको ये नहीं पता कि पब्लिक का मूड कैसा है, और हमको ये नहीं पता कि अगर हम 1 या 2 वोट से हार गए तो हमारा मेयर नहीं बैठ सकता है. एग्जैक्टली. तो कोशिश पूरी पूरी सब 100% डाल रहे हैं, बिकॉज सब कुछ है यहाँ पे. पैसा है, पावर है, तुम्हारे पास मेजॉरिटी आएगी, एवरीथिंग ना इज एट योर beck and call if you get elected, if your party gets elected. We have to understand the dynamics of this city are very interesting. तो रिचा, अभी 2 ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं. मेरे ख्याल से थोड़ा लेट हो गया आने में, क्योंकि जस्ट अभी आए हैं. पहले आते तो थोड़ा और ये मिलता. लेकिन क्या इससे फ़ायदा होगा, और वो क्यों आए हैं एक साथ अभी, जो कि इतने डिफरेंसेस एक दूसरे के बारे में इतनी कड़वाहट निकालने के बाद अभी एक साथ क्यों आने की ज़रूरत पड़ी उन्हें? और बाकी भी क्या पार्टीज़ हैं, क्योंकि क्या है, पहली बार आप देख रहे होंगे कि शिवसेना भी डबल हो गई है. पहले तो मराठी मानुस शिवसेना को आंख बंद करके जो फेथफुल बंदा था, क्योंकि एट दिस स्टेज जो आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन है, शिवसेना का ही गढ़ था. उसमें तो आंख बंद करके मराठी मानुस शिवसेना को ही वोट दे रहा था, जिसका परसेंटेज भी अभी कम हो रहा है बिकॉज नॉर्थ इंडियन ज़्यादा आ रहे हैं. तो अभी क्या समीकरण है, आपसे जानना चाहेंगे. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट हाई स्टेक म्युनिसिपल इलेक्शंस, राइट. नोबडी इज टेकिंग अ चांस, कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है. तो जो ठाकरे ब्रदर्स हैव कम टुगेदर, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट एवरीबडी वांट्स टू रिटेन पावर. सबको पावर चाहिए. एज अ पॉलिटिकल पार्टी यू वांट टू रूल, राइट. कोई ऑपोजिशन में नहीं बैठना चाहता है. आज की डेट में अगर हम देखें, जो बीएमसी में जो वोटर कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता कौन सेना है, कौन एनसीपी है, मतलब कैसे. तो मतलब आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स है. जो पार्टीज है, जो कैंडिडेट डाले गए हैं, एक महायुति बोलते हैं, महायुति के कैंडिडेट्स है, उसमें है बीजेपी, उसमें है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और उसमें है अजीत पवार की एनसीपी. वही ट्रू सेना और वही ट्रू एनसीपी हो गई ना, क्योंकि चिन्ह उन्हें ही मिला. हाँ, चिन्ह उन्हें ही मिला है. जैसे धनुष्य बाण इनको मिला है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, हाँ, इनको अजीत पवार की एनसीपी. ये हुआ महायुति. फिर है महाविकास आघाड़ी. अभी महाविकास आघाड़ी जो थे, ये इलेक्शन में दे आर नॉट फाइटिंग एज एमवीए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो स्टेट में एज एन ऑपोजिशन बैठती है, उसमें कांग्रेस भी है. लेकिन यहाँ पे कांग्रेस इज फाइटिंग इंडिपेंडेंट विद वीबीए, वंचित बहुजन आघाड़ी. ओके. तो कांग्रेस और वीबीए ने अपने कैंडिडेट डाले हैं. दे आर फाइटिंग ऑन द हैंड सिंबल. फिर हो गया जो ठाकरे बंधु जिसकी आप बात कर रहे हो, वहाँ पे है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे. राज ठाकरे की एमएनएस है एंड उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जहाँ पे वो फ्लेमिंग टॉर्च या मशाल इज द सिंबल, करेक्ट. एंड उन्होंने ऑल्सो लिया है एनसीपी के शरद पवार एनसीपी को, जिनको सीट दी गई है. तो दिस इज द डायनामिक्स. ये हुए 3 मेजर पार्टीज. फिर उसके बाद आपको याद रखना है, देयर इज आप, जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन इन मुंबई. आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रहा है. उसके बाद देर आर अदर स्मॉलर पार्टीज, लाइक एक समाजवादी हो गया, एक बीएसपी करके पार्टी हो गया, फिर एबी ये जो गीता गवली की पार्टी है, अरुण गवली की पार्टी है, वो हो गई. उनमें से 2 लोग लड़ रहे हैं. तो पॉलिटिकल डायनामिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम प्रेजेंटली ये है. ओके. तो जैसे कल मैंने कैंपेन ट्रेल किया है. एक यूबीटी की जो शिवसेना की कैंडिडेट है, उनके साथ मैंने कल, हमारे में कैंपेन ट्रेल होता है वेयर वी अकम्पनी द कैंडिडेट. तो वहाँ पे एक सेंटिमेंट तो है कि लोग बोल रहे हैं कि, मतलब मैं खुद थी वहाँ पे विटनेस. लोग जो मराठी मानुस है, वो बोल रहा था, अरे हम खुश हैं, अभी वोट ऐसे डिसाइड करना पड़ता था किसको वोट करना है, अभी दोनों एक साथ आ गए. तो वेदर और नॉट दैट विल रेप्लिकेट इनटू वोट्स. आई थिंक 16 जनवरी को ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा. बट वो प्रेजेंटली सब आई थिंक मराठी कार्ड पे ही चला रहे हैं. करेक्ट. परफेक्ट. जो कि आपने पहले ही कहा था कि एक्चुअली चलना चाहिए सिविक या जो मुद्दे हैं, जो सिविक उसकी जगह पे विक्टिम कार्ड, मराठी कार्ड या नेशनल कार्ड, इनके ऊपर, क्योंकि फाइनली ये कॉर्पोरेटर कोई ये सब इशू नहीं लेके जाने वाले हैं ना अगली 5 साल.
इस पे थोड़ी हमारा जो क्योंकि इशू वो सॉल्व होने वाला है। ऊपर से ही मतलब मराठी भाषा को किया इंट्रोड्यूस जा रहा है। करना, हाँ। ये सब ये तो ऊपर से ही आता है, ये कॉर्पोरेट बट लेवल पे ऑल्सो होता ही नहीं। आई थिंक मोर देन दैट, क्या स्कोप है इनके वर्क का? देयर बराबर है। स्कोप ऑफ वर्क इज दे कैन डू ऑल दिस सिविक इशू सॉल्विंग, Correct, राइट? correct. देयर स्कोप ऑफ वर्क इज नॉट टू डू चेंज समबडीज लैंग्वेज और समथिंग। या करेक्ट, एग्जैक्टली। that is true. सो ऋचा जी, थैंक यू सो मच, इतना गहन से और इतने अच्छे से और इतने सिंपल लैंग्वेज में आपने जो हमें बीएमसी एंड उसके आसपास के गवर्नेंस, इलेक्शन सब के बारे में बताया। लेकिन इस जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप एज अ जर्नलिस्ट इसमें कब से हैं और बीएमसी में आपका रुझान क्यों है सबसे ज़्यादा? So I started covering. I am a assistant editor with the Times of India in Mumbai. I started, मेरा जो पहला बीट था इन टाइम्स ऑफ इंडिया जब मैंने स्टार्ट किया, आई वॉज आस्क्ड टू कवर बीएमसी। ऐसे नहीं कि मैंने चूज़ किया बीएमसी कवर करना। दिस वॉज मोर देन अ डेकेड अगो आई विल से। एंड तभी से ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई की, एज अ मुझे काफ़ी सीखने को मिला। आई फील इट शोड मी एज अ जर्नलिस्ट हाउ इट कैन बी लाइफ चेंजिंग। मैं ऐसे नहीं बोलती कि रोज़ आपको ब्रेकिंग स्टोरीज मिलेंगे, बट यू नो एक बहुत ही सिंपल तरीके से देखा जाए तो आई हैव लिटरली बीन अ विटनेस फर्स्ट हैंड टू कैसे एक कोस्टल रोड बनाया गया है, सी में से लैंड को रिक्लेम किया। मतलब मैंने तब से देखा है इसे जब से पहला रिक्लेमेशन हुआ था। मैं तभी गई हूँ उस रास्ते पे जहाँ पे उन लोग लिटरली स्टोन्स डाल रहे थे उसे रिक्लेम करने को। तो मेरी जो जर्नलिज्म की जर्नी है हैज़ बीन अ फर्स्ट हैंड विटनेस टू सीइंग द सिटी ट्रांसफॉर्म। एक सेकेंड मरीन ड्राइव बन गया, राइट, हमारे यहाँ पे। बराबर। किसने सोचा था कि ऐसे होगा? सो और I have also, true, because I cover BMC and BMC is the first responder to any kind of disaster. I have been a witness to, first-hand witness to, some of the most gruesome disasters that the city has seen. जैसे आप कमला मिल्स की बात करो, कमला मिल्स में आपको पता है कितनी बड़ी फायर हुई थी, कितने लोग मरे थे। Like we have seen that कि कैसे लोग ट्रैप हुए थे एक एक होटल के अंदर, या हम किसी भी मेजर फ्लडिंग की बात करें मुंबई में जो हुआ है ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स। आपको याद होगा एक डॉक्टर थे जो एक इसमें ओपन ड्रेन में गिर के मर गए थे क्योंकि फ्लडिंग हुआ था वो एरिया में बहुत ही। तभी दैट वाज अ वेरी पॉपुलर केस। या एक डीडी की एंकर थी, उसके ऊपर झाड़ गिर के वो मर गई थी। तो आई हैव ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी एज अ जर्नलिस्ट टू विटनेस दैट। और द जेनरोसिटी ऑफ दिस सिटी इज़ वेरी जेनरस। लाइक मुझे याद है मैंने एक स्टोरी कवर की थी अबाउट अ टीचर जो टैक्सी लेने आई थी दादर स्टेशन में बाहर। वो स्कूल जा रही थी, कहीं तो वसई या कहीं तो रहती थी वो। एंड एक ट्रक ने आके एक झाड़ को मारा एंड वो झाड़ उसके सर पे गिरा एंड शी वॉज सो क्रिटिकली इंजर्ड। हमने वो स्टोरी किया था एंड टू आर सरप्राइज दैट मेरी स्टोरी पढ़ने के बाद देयर आर मेनी पीपल हु केम फॉरवर्ड टू डोनेट मनी फॉर हर ट्रीटमेंट। तो एज अ जर्नलिस्ट आई फील मुझे बहुत ही अच्छा, आई हैव गॉट टू सी दिस सिटी वेरी क्लोजली, एवरी पार्ट ऑफ दिस सिटी, द सिटी चेंज वेरी क्लोजली। एंड आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू टाइम्स ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू put my voice. It is also the largest selling English daily, so it also automatically is something that people tend reading. And second is social media. There is no denying that putting out on social media is a huge way to reach out to your audience. एक लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें। बीइंग अ सिटीजन हम एक तरह से परसेप्शन रखते हैं टूवर्ड्स आवर कॉर्पोरेशन या जो सरकार होती है उसके ऊपर, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, साथ साथ एक सिटीज़न भी है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपने ऐसा क्या समझा है जो कि हर एक आम आदमी को समझना चाहिए अबाउट देयर कॉर्पोरेशन? सबसे इम्पोर्टेंट है आप पता करो आप कहाँ रहते हो, कौन से वार्ड में रहते हो, कौन से वार्ड में रहते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे घर के बाहर एक झाड़ भी गिर गया है तो यू शुड बी एबल टू कॉल अप। आपको पता होना चाहिए पहली बार इमरजेंसी नंबर क्या है। 1916 इज आवर इमरजेंसी नंबर। किस डिजास्टर कोई हुआ तो मुंबई के लिए तो आपको वहाँ पे यू शुड बी एबल टू कॉल दैट नंबर एंड टेल देम कि ये झाड़ गिरा है, हमारे लोकल वार्ड को शायद से भेजे। सो
you also have to be invested into your system. You have to, हम क्रिप हमेशा नहीं कर सकते कि बीएमसी कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. हाँ, शायद से वो कुछ नहीं कर रही है, बट आपने क्या एफर्ट्स लिए हैं टू रीच आउट. शायद से अगर आप कुछ एफर्ट करें तो सिस्टम कैन चेंज, शायद से योर सिचुएशन कैन चेंज. ओवरनाइट तो कुछ होता नहीं है. बहुत रेयरली ऐसे हो गया कि कुछ हो गया और ओवरनाइट थिंग्स चेंज. बट आई एम टेलिंग यू, आई हैव माई सेल्फ बीन अ विटनेस टू मे बी अ लेडी और अ सीनियर सिटीजन हु हैज कंप्लेंड अबाउट अ चोक्ड ड्रेन. शायद से दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ, बट वो 10th डे पे कोई ना कोई नोटिस करके जाता है उनके पास कि क्या है मैडम, प्रॉब्लम क्या है. So you must be vocal about your issues. You must try to understand कि तुम्हारा नेबरहुड क्या है. तुम्हारे नेबरहुड में शायद से देर इज़ एन एक्टिव रेसिडेंट एसोसिएशन. तुम्हारे पास टाइम नहीं हो, यू मे नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट, कुछ करो उनके साथ, बट एटलीस्ट टच में रहना ज़रूरी है. बी अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन योर लोकेलिटी. आज ज़रूरत ना पड़े, कल जाके पड़ेगी. एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं मैं टैक्स भर रहा हूँ तो मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ you सर्विसेज have ला के to, दे as a citizen, you have to be a little alert, visual about what is happening around you. कोई आपको बोल नहीं रहा है कि मुंबई में क्या हो रहा है, आप एकदम अलर्ट रहो, फाइंड आउट करो उसके बारे में. हमेशा 24 घंटा न्यूज मत देखो. हाँ, no, not necessary. You have to know, Yeah, just definitely. know the basics. अगर आप बैंड्रा वेस्ट में रह रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि बैंड्रा वेस्ट में भी देयर आर 2 or 3 कॉर्पोरेटर्स. कौन है मेरा इमीडिएट कॉर्पोरेटर, मैं किससे बात कर सकती हूँ अगर कोई सिविक इशू है, या मेरा वार्ड ऑफिस कौन सा है. एच वेस्ट इज माई वार्ड ऑफिस, whom I should go and meet there. आप जब तक अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे, यू हैव नो राइट टू क्रिप. और शायद अगर अपना कॉर्पोरेटर नहीं पता या पता करना है तो भी उनकी वेबसाइट्स पे, रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे आप जाके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नहीं, गूगल सर्च कर लो, सिंपल. हु इज माई मतलब एरिया डालो, हु इज द लोकल कॉर्पोरेटर, गूगल सर्च कर लो. तो भी नहीं पता तो आप 1916 पे कॉल करके पूछ सकते हो कि यू नो हु इज माय लोकल कॉर्पोरेटर, कैन यू टेल मी, मैं इस एरिया में रहता हूँ. आई एम श्योर आप थोड़ी एफर्ट डालोगे तो आई थिंक यू विल गेट टू नो व्हाट इज द सीन ऑन ग्राउंड. सो थैंक यू रिचा मैम कि आप आए और हम सबको अवेयर किया अबाउट द बीएमसी और इलेक्शन का महत्व क्या है और किसे चुनना चाहिए, मतलब दैट इज. और बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम है, नगर सेवक का क्या काम है. थैंक यू फॉर दैट. Most welcome. I'm glad. I'm hoping that your viewers understand it in a very simple and basic language Yeah, that yeah, I have yeah, tried to 100%. Yeah, explain. definitely. Not just on camera but even off camera. My whole attempt of doing this was to give a very simple understanding, क्योंकि काफी बार people get so complex कि अब फिर they have no interest Yeah, in yeah, wanting very to true, know. very true. So I have tried to keep it as simple, Yeah, yeah. used as many examples Yeah, so yeah. that people can connect. या और आम आदमी ऐसे ही समझता है. आम जनरली लोग आदमी एक्ट ऐसे करते हैं ही कि हमको सब समझता है. मालूम है, वो पूछने में भी शर्माते हैं, अरे यार मेरा कॉर्पोरेटर कौन है मुझे नहीं मालूम. तो वो बात करने में भी शर्मा वो जाते हैं. एक नंबर तो ये अच्छा हुआ ना 1916. हाँ, yes. That is a good That number. is actually our emergency number for BMC. अगर कोई झाड़ गिर गया कहीं पे, call them up KDMC and tell them. TMC के लिए क्या है फिर नहीं पता मालूम करना है. पड़ेगा. वो हम बट ऐसे डाल देते हैं होगा description में. नहीं, बट आई एम श्योर ऐसे होगा. Yeah, हर yeah. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन Yeah, का yeah. एक इमरजेंसी नंबर और तो वो रहता ही डिस्क्रिप्शन में है. डाल देंगे फिर. Yes, हम हाँ, लोग आप ढूंढ मे के बी डाल फाइंड देंगे. आउट एंड पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. Yeah, People yeah. can call. Yes, 100%. Thank you So for thank you so much, Hi, Richa ji, for most coming. welcome.